1851 अकेले गहरे में। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग कहाँ से हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतने साहसी होने की। कार में हुआन फैंग ने ली हुआइमिन से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कौन हैं, यांग सिटी में इस तरह का हंगामा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। मैं उन्हें कभी नहीं जाने दूंगा, ली हुआमिन ने अपनी आंखों में एक भयंकर नजर के साथ कहा। उस समय की तुलना में जब वो कुई वान्युन के सामने था, इस समय उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से अलग थी। ये हमेशा की तरह उसका रूप था। ली हुआइमिन शुरू से ही एक सैनिक था। वह आमतौर पर अपराधों के खिलाफ लड़ता था, बुरी ताकतों से लड़ना उसका कर्तव्य था, लेकिन अब इतने सारे लोगों के सामने वास्तव में कोई था। उसने यांग सिटी में सबके सामने ऐसा काम किया था। यह अजीब होगा अगर ली हुआइमिन नाराज न हो। इस संबंध में हुआन फैंग ने अपनी समझ व्यक्त की। वैसे मिस कुई का आपके प्रति रवैया देखकर ऐसा लगता है कि आपके पास एक मौका है। हुआन फैंग को अचानक कुछ याद आया। उन दोनों के जाने से पहले कुल वान्युन ने ली हुआइमिन की परवाह की और मुस्कुराते हुए कहा। लिंग फैंग की बातें सुनकर ली हुआइमिन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि स्थिति बहुत खराब नहीं है। फिर उसने कहा, ये बदमाश लोग अभी अभी हमसे टकराने ही वाले थे। इसके अलावा उन्होंने वान्युन और मेरे बीच लंच के अवसर को भी नष्ट कर दिया। यह एक अक्षम्य अपराध है। हुआन फैंग ने हल्के से मुस्कुराया। ली हुआइमिन ने कुई वान्युन को जिस तरह से संबोधित किया, उसे देखकर ये देखा जा सकता था कि ली हुआइमिन वास्तव में उसमें रुचि रखते थे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात थी। इसके अलावा मौजूदा स्थिति से यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि लड़की ली हुआइमिन को पसंद करती थी या नहीं। हालांकि वह निश्चित रूप से उससे नफरत नहीं करती थी। अगर ऐसा होता तो ली हुआइमिन के पास एक मौका होता। इसके अलावा उनके पिता साथी थे। संभवतः ली हुआइमिन के पिता को पता चला कि उनके बेटे की कुई वान्युन में दिलचस्पी थी। आखिरकार उन्होंने शुरुआत में ही इस शादी के लिए सहमति दे दी थी। अब जबकि उनके बेटे ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, तो निश्चित रूप से वो बहुत खुश होंगे। शायद इस खुशमूड का फायदा उठाकर हुआन फैंग अपने और फ्रोज निकलाउट के बीच के मामले को सुलझाने में सक्षम हो सकता है। बेशक यह इन मामलों के लिए समय नहीं था, खासकर ली हुआमिन के लिए। वह भी जो सोच रहा था वह ये था कि उन कमीनों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दूसरी ओर हुआन फैंग ने कई खतरनाक स्थितियों का सामना किया था। अभी उसके मन में बहुत अधिक विचार और घबराहट नहीं थी। वह अभी भी इत्मीनान से अन्य चीजों के बारे में सोच सकता था। वॉकी टॉकी के जरिए वे दोनों कारों का रास्ता भी देख सकते थे। वह बहुत अच्छी तरह से समझ गया। वॉकी टॉकी में रिपोर्ट के अनुसार जाहिर है वे दोनों कारें शहर छोड़ना चाहती थी और रास्ते में कई अवरोध थे। वे सभी दूसरी तरफ से नष्ट कर दिए गए थे। जाहिर है वे लोग आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। ये खबर सुनने के बाद ली हुआमिन ने और भी तेजी से गाड़ी चलाई। सौभाग्य से यांग सिटी उसका क्षेत्र था और वह इस जगह से बहुत परिचित था। इसलिए उन बदमाशों ने जो रास्ता अपनाया था उसे जानने के बाद वह अक्सर शॉर्टकट ढूंढता और उनका पीछा करता। इस तरह उनके और दोनों कारों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। मैं उन्हें देख रहा हूँ। एक बार फिर वे एक शाखा सड़क पर गए और सीधे आवाज लगाई। ली हुआइमिन ने अचानक आगे देखा और कुछ उत्साह के साथ कहा। जैसा कि अपेक्षित था, उनके आगे चलने वाली दो कारें पहले वाली दो कारें थी। बेशक इन दो कारों के पीछे कुछ पुलिस कारें भी थी। हालांकि आसपास पैदल यात्री भी थे, इसलिए पुलिस की कारों ने उन्हें ज्यादा धक्का देने की हिम्मत नहीं की। वे बस दूर से ही उनका पीछा करते रहे। अगर दूसरी पार्टी को एक कोने में धकेल दिया गया और उसने कुछ अतार्किक काम किया तो यह नुकसान होगा, और उन दो कारों में बैठे लोग जाहिर तौर पर ऐसा कुछ करने में सक्षम थे। उन्होंने पहले भी सड़कों पर ऐसी ही हरकतें की थी, इसलिए अब पुलिस की गाड़ियां केवल दूर से ही उनका पीछा कर रही थी। उसी समय वह चाहता था कि उसके आगे की दो गाड़ियां रुक जाएं और लाउडस्पीकर के जरिए आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन जवाब में गोली चली। इससे कई लोगों को ये भी समझ में आ गया कि दूसरा पक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेगा। भयंकर युद्ध अपरिहार्य था। अजीब बात है, ऐसा व्यक्ति अचानक यांग सिटी में क्यों दिखाई देगा? ली हुआमिन ने खुद से कहा, क्योंकि उसने पहले ही दूसरे पक्ष के ठिकाने को देख लिया था। वह जल्दी में नहीं था। इसी तरह उसने दूसरे पक्ष को बहुत ज्यादा धक्का देने की हिम्मत नहीं की। वह कम लोगों के साथ अंडरवर्ल्ड को खोजना चाहता था, फिर अपना रास्ता ऊपर की ओर बढ़ाना चाहता था। हालांकि यांग सिटी की सुरक्षा आमतौर पर बहुत अच्छी थी। ऐसा व्यक्ति अचानक क्यों दिखाई देगा? ये स्पष्ट रूप से कुछ असामान्य था। ली हुआइमिन को तो पता नहीं था, लेकिन हुआन फैंग, यह बाहरी व्यक्ति, और भी स्पष्ट था। सब कुछ तभी पता चल सकता था जब वे दूसरे पक्ष को पकड़ते या बाद में पुलिस से पूछते। इसी समय उनके आगे की दो कारों में बैठे लोग भी कुछ चिंतित थे। डेरेक, इस कमीने को दरअसल एक सुरक्षा गार्ड ने खोजा था, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है? कार में बैठे एक यूरोपीय और अमेरिकी दिखने वाले आदमी ने अपने पीछे खड़ी पुलिस की कई गाड़ियों को देखा और एक बदसूरत भाव के साथ कहा, ठीक है, अब ये कहना बेकार है। ड्राइवर ने कहा, जब तक हम शहर से बाहर निकलेंगे लोग बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, सामने वाले आदमी ने कहा, लेकिन इसके बाद हम सब उजागर हो जाएंगे। हम यहाँ और नहीं रह सकते। ये ठीक है, जब तक हमारे पास सामान है तब तक सब ठीक रहेगा। ड्राइवर को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। एक बार जब उन्हें सामान मिल जाता तो उनका मिशन पूरा हो जाता, इसलिए भले ही वे उजागर हो जाते फिर भी यह स्वीकार्य था। अब उन्हें जल्द से जल्द शहर से बाहर निकलकर शहर के बाहर के लोगों से मिलना था, फिर वे जा सकते थे। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि वे शहर से बाहर निकल सकते हैं या नहीं, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि शहर में बहुत से लोग थे और जो लोग उनका पीछा कर रहे थे उन्हें निश्चित रूप से डर था कि वे यहाँ परेशानी खड़ी कर देंगे। वे निश्चित रूप से उनके शहर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। वे पूरी ताकत से उनका पीछा कर सकते थे, अन्यथा वे हर समय उनका पीछा नहीं करते। वह उन्हें गिरफ्तार करने नहीं आया था। क्या आपको जानकारी मिल गई? यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति ने पूछा। मुझे मिल गया, ये यही है, ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी ने कहा। यात्री सीट पर बैठा आदमी, जिसने पहले बात की थी, ने सूचना बैग लिया और उसे देखा। फिर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने अचानक एक बंदूक निकाली और ड्राइवर पर गोली चला दी। जाहिर है ड्राइवर को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसे सीधे सिर में गोली मार दी गई। जब यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति ने ड्राइवर को मार डाला तो वह जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने के लिए गया और ड्राइवर की सीट का दरवाजा खोला। उसने उस व्यक्ति को लात मारी जिसे उसने मारा था। उसके बाद वह धीरे धीरे ड्राइवर की सीट पर चला गया।
बेवकूफ, मुझे वह चीज पहले ही मिल चुकी है, उसे रखने का क्या फायदा। ड्राइवर की सीट पर बैठे यूरोपियन ने खुद से कहा। जाहिर है वह जिस उसके बारे में बात कर रहा था वह वही व्यक्ति था जिसे उसने अभी अभी मारा था। उसके बाद उसने फोन उठाया और दूसरी कार में बैठे व्यक्ति को दे दिया। उसने फोन किया और कार में बैठे लोगों के बारे में बात की। उसे आश्चर्य करने की हिम्मत नहीं हुई। जाहिर है ऐसी बात के बारे में वे इसके लिए तैयार थे। चलो जल्दी से जल्दी शहर से बाहर निकल जाएं। हम शहर के बाहर मिलेंगे। बेशक उससे पहले हम उनके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं, दूसरी कार में बैठे व्यक्ति ने कहा। समझा। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों कारें पागल हो गई हैं। लापरवाही से स्टीयरिंग व्हील डायल करने से न केवल उनका पीछा कर रही पुलिस को परेशानी हुई, बल्कि उन्होंने कई राहगीरों को भी टक्कर मार दी और कुछ चीजें गिरा दी। इससे सड़क का एक हिस्सा भी अवरुद्ध हो गया, जिससे पीछे की कई कारें आगे नहीं बढ़ पाईं। ये कमीने। ली हुआइमिन ने स्थिति देखी और अपने दांत और भी पीस लिए। उसने कहा, मैं उन्हें गोल नहीं करने दूंगा। ली हुआइमिन ने भी स्टीयरिंग व्हील घुमाया और एक छोटे से रास्ते पर मुड़ गया। आगे की सड़क उन कमीनों ने रोक रखी थी। उसने अनुमान लगाया कि वह आगे नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसने एक छोटा रास्ता चुना। हालांकि उसे एक चक्कर लगाना पड़ सकता था, फिर भी वह आगे निकल सकता था। चिंता मत करो, वे लोग भाग नहीं पाएंगे। हुआन फेंग ने कहा, वे शहर छोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। हमें बस अब शहर छोड़ना होगा और हम फिर से उन तक पहुंच जाएंगे। समझा। ली हुईमिन ने कहा। उसके बाद कार ली हुआइमिन के नियंत्रण में बाएं और दाएं मुड़ गई। अंत में वे भी शहर से बाहर चले गए और उन्होंने वास्तव में दूर से 2 कारों को देखा। हालांकि पुलिस की कार जिसे 2 कारों के पीछे चलना चाहिए था, हालांकि वे समय पर पकड़ने में असमर्थ थे। लगता है हमें अकेले ही अंदर जाना होगा, ली हुआइमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी। क्या यह अच्छा नहीं है? हुआन फेंग ने उदासीनता से कहा। हाँ ये है। ली हुआइमिन ने ऐसा कहने के बाद उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार की गति तुरंत बढ़ गई। अरे यार, एक कार पीछे से हमारा पीछा कर रही है। आगे की 2 कारों ने जल्दी से ली हुआइमिन की कार को ढूंढ लिया। इससे पहले ली हुआइमिन दूर से ही उनका पीछा कर रहा था और बहुत करीब नहीं गया था, लेकिन अब जब पुलिस की गाड़ियां उन्हें पकड़ने में असमर्थ थी, ली हुआइमिन की कार बहुत ही आकर्षक थी। वह आसानी से पकड़ लेता था और उसके सामने खड़े लोगों के लिए यह नोटिस करना बहुत आसान था। इससे पहले ली हुआइमिन दूर से ही उनका पीछा कर रहा था और बहुत करीब नहीं गया था, लेकिन अब जब पुलिस की गाड़ियां उन्हें पकड़ने में असमर्थ थी, ली हुआमिन की कार बहुत ही आकर्षक थी और उसके सामने खड़े लोगों के लिए उसे नोटिस करना बहुत आसान था। मुझे देखो। दूसरी कार में उसका आधा शरीर अचानक खिड़की से बाहर निकल आया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और ली हुआमिन की कार पर पागलों की तरह गोलियां चलानी शुरू कर दी। सावधान रहो। हुआन फेंग की नजरें तेज थीं। उसने तुरंत उस आदमी की हरकतों पर ध्यान दिया। चुपचाप बैठो। ली हुआमिन ने भी उस आदमी की हरकत देखी। वह जानता था कि वह आदमी क्या करना चाहता है। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। क्रैकल। गोलियां ली हुआमिन की कार के आसपास लगातार टकरा रही थी। ली हुआइमिन ने कार को नियंत्रित किया। उन्होंने अपनी कार को दूसरे पक्ष से टकराने से बचाने के लिए बाएं और दाएं भागते हुए चकमा दिया। ये कहना ही होगा कि ली हुआइमिन का ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छा था। उन्होंने वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की तूफानी शूटिंग को पूरी तरह से चकमा दिया। बेशक ये दोनों पक्षों के बीच की दूरी से भी जुड़ा था। संक्षेप में, हालांकि वह व्यक्ति पागलों की तरह लड़ रहा था, गोलियों से ली हुआइमिन की कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि ली हुआमिन संतुष्ट नहीं था। उसने बुदबुदाया, ये कमीने लोग, अगर आज मेरे पास बंदूक होती तो मुझे रंग वापस करना पड़ता। ली हुआमिन आज ब्लाइंड डेट पर गया था, हालांकि शुरू में, हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थितियों में वो संभवतः अपने साथ बंदूक नहीं ला सकता था। इस समय उसके पास कोई हथियार नहीं था। इस समय ली हुआमिन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, अरे मैं अपने साथ बंदूक नहीं लाया। इससे पहले ली हुआमिन ने इस बात को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया था। वह आमतौर पर ज्यादातर समय बंदूक लेकर चलता था, इसलिए वह पहले इतनी तेजी से भागता था। अब उसे एहसास हुआ कि वह बंदूक लेकर नहीं आया था। ऐसी परिस्थितियों में भले ही वह दूसरे पक्ष को पकड़ ले, लेकिन वह उन डाकुओं का सामना कैसे कर सकता था? 1852 के विरुद्ध एक पहली हुआमिन को अचानक अपने दांतों में तेज दर्द महसूस हुआ। वह इतनी महत्वपूर्ण बात भूल गया था। दूसरी तरफ 1 से अधिक लोग थे और उनमें से कम एक के पास हथियार था। उसे यकीन नहीं था कि बाकी लोगों के पास हथियार है या नहीं। जहाँ तक खुद का और हुआन फेंग का सवाल है, वे दोनों निहत्थे थे। हालांकि उसके पास कुछ युद्ध कौशल थे, फिर भी इस खाली जगह में प्रतिद्वंद्वी के हाथ में आग्नेयास्त्र हथियार होने के कारण उसकी युद्ध तकनीक, ये कहना मुश्किल था कि यह कितनी उपयोगी होगी। हुआन फेंग के लिए ली हुआमिन को केवल इतना पता था कि उसके भले के कौशल अच्छे थे। इसके अलावा उसके पास कुछ कौशल भी थे। जहाँ तक उसके कौशल के अच्छे होने का सवाल है, ली हुआमिन को नहीं पता था। हालांकि उनके दृष्टिकोण से चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, ऐसी परिस्थितियों में ये बहुत काम का नहीं होगा। इसलिए ली हुआमिन ने प्रत्याशा के साथ हुआन फेंग से पूछा, क्या आपके पास बंदूक है? हाँ। ली हुआमिन को उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग वास्तव में एक बंदूक लेकर आएगा। इससे वह बहुत खुश हुआ। हालांकि हुआन फेंग की पहचान के बारे में सोचते हुए यह अजीब नहीं था कि वह अपने साथ एक भाला लेकर आएगा। दरअसल हुआन फेंग अपने साथ भाला नहीं लाया था। हालांकि उसके पास स्टोरेज रिंग थी, वहाँ बहुत सारी चीजें थी और वह भाला ढूंढना चाहता था। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर वह वाकई ऐसा नहीं कर सकता था, तो वह आखिरी समय में स्टोरेज बॉक्स में मौजूद भाले से उसे बदल सकता था। ये भी संभव था। शुरू में हुआन फेंग कहना चाहता था कि वह इसे अपने साथ नहीं लाया है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए वे पहले ही उनका पीछा करके यहाँ तक आ चुके थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे ऐसे ही हार मान लेते। इसलिए अगर उसने कहा कि उसके पास बंदूक नहीं है, तो वह ली हुआमिन दुश्मन द्वारा गोली मारे जाने के खतरे में पड़ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो उनमें से 1 या 2 खतरे में होते और वह बेहतर स्थिति में होता। आखिरकार माइक्रोस्टेप के साथ दुश्मन के लिए उसे गोली मारना लगभग असंभव था, खासकर जब उनमें से बहुत से नहीं थे। लेकिन ली हुआमिन ऐसा नहीं कर सका। हालांकि उसके पास कुछ युद्ध तकनीकें थी, लेकिन अगर वह गोलियों की बारिश का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा तो उसे आसानी से दुश्मन की गोलियों का शिकार होना पड़ सकता था।
एक और बात थी जिसे हुआन फेंग ही हुआमिन के सामने ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता था। भले ही वह उसका साला था, लेकिन वह ज्यादा उजागर नहीं कर सकता था। हालांकि दूसरे पक्ष को पहले से ही पता था कि उसके बारे में कोई रहस्य छिपा है, लेकिन हुआन फेंग को अभी भी लगा कि अगर वह थोड़ा पीछे हट सकता है तो वह थोड़ा पीछे हट जाएगा। सचमुच ये तो बढ़िया है, ली हुआमिन ने आश्चर्य से कहा। उसने सोचा नहीं था कि हुआन फेंग सचमुच उसे अपने साथ लाएगा। मैं गाड़ी चलाऊंगा, मौका ढूंढो और उन पर गोली चलाओ, ली हुआमिन ने कहा। ठीक है, हुआन फेंग ने मना नहीं किया। उसके बाद हुआन फेंग ने अपने अंतरस्थानिक भंडारण रिंग से एक पिस्तौल निकाली और उन लोगों पर गोली चलाने का अवसर तलाशते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। टकराना, एक गोली की आवाज से उसके सामने वाली कार का पिछला शीशा अचानक टूट गया। हुआन फेंग की गोली प्रतिद्वंद्वी को लगी। हालांकि अब वह अपनी बंदूक का इस्तेमाल बहुत कम करता था, लेकिन उसका स्तर बहुत कम नहीं हुआ था। अच्छा नहीं है, पीछे वालों के पास बंदूकें हैं, वे मुझ पर गोली चला रहे हैं। जिस कार को हुआन फेंग ने टक्कर मारी थी उसमें से चीख की आवाज आई। घबराओ मत, मैं मदद करूंगा, बंदूक चलाने वाले आदमी ने कहा। उसके बाद उसने फिर से अपना शरीर खिड़की से बाहर निकाला और हुआन फेंग और अन्य लोगों पर पागलों की तरह गोली चला दी। ली हुआमिन को चकमा देने के लिए जल्दी से स्टीयरिंग व्हील मोड़ना पड़ा। इस तरह हुआन फेंग की साइड स्वाभाविक रूप से अपनी सटीकता खो देगी। अंत में हुआन फेंग के बाद उसे एक और मौका मिला। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की टायर पर गोली चलाई। वह कार अचानक वह झुकने लगी। उसे पता था कि ली हुआमिन की कार उसे भी प्रतिद्वंद्वी ने गोली मारी थी, इसलिए उसके लिए एहसान वापस करना एक अच्छी बात थी। हालांकि सौभाग्य से ली ने अपने प्रतिद्वंद्वी की टायर पर गोली चलाई। हुआमिन की टायर पर कोई चोट नहीं लगी। वह गाड़ी चलाना जारी रख सका। उनके आगे वाली कार की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थी। हुआन फेंग और ली हुआमिन ने करीब आने में समय लिया, लेकिन दूसरी कार की गति भी धीमी हो गई। जल्द ही दोनों कारें रुक गईं। तुम लोग आखिरकार रुक गए। ली हुआमिन बहुत खुश हुआ जब उसने कार को रुकते देखा। वह जल्दी से उनके पीछे भागा, लेकिन कार के रुकने के बाद इस तरफ की आग और भी तेज हो गई। ली हुआमिन के पास कार की गति कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले गाड़ी रोको, मुझे गाड़ी से उतरने दो, मैं बगल के जंगल में चला जाऊंगा, हुआन फेंग ने ली हुआमिन से कहा। ठीक है, ली हुआमिन ने जवाब दिया। फिर उसने ब्रेक लगाया और कार रोक दी। अचानक उसकी कार के ऊपर बारिश की बूंदों की तरह चटकने लगी। यह आवाजें निकालती रही, लेकिन जाहिर है कि उस समय बारिश नहीं हो रही थी। ये गोलियां थी जो दूसरे पक्ष ने चलाई थी। ली हुआमिन की कार में भी छेद हो गए थे। सौभाग्य से कार उनसे नहीं टकराए। मैं तुम्हें बंदूक दे दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हुआन फेंग ने बंदूक ली हुआमिन को देते हुए कहा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम बहुत ज्यादा खतरे में नहीं हो, ली हुआमिन ने कहा। कोई बात नहीं, तुम बाद में यहाँ आओगे। कार को कवर के रूप में इस्तेमाल करो और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन पर गोली चलाओ। इस तरह मेरे लिए उन्हें छूना आसान हो जाएगा, हुआन फेंग ने कहा। ली हुआमिन ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि हुआन फेंग ने जो कहा वह सही था। जब तक वह दुश्मन की अधिकांश गोलाबारी को आकर्षित करता रहेगा, हुआन फेंग भी अधिक निश्चिंत रहेगा। एक बार जब उन्होंने अपनी बंदूकें हुआन फेंग पर निशाना साधी, तो वह पूरी तरह से आगे बढ़ने और उन पर दबाव बढ़ाने का अवसर पा सकता था। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे, ली हुआमिन ने संकोच नहीं किया। इस समय उनके पास उन्हें संकोच करने का समय नहीं था। वह तुरंत सहमत हो गया। उसके बाद हुआन फेंग कार से बाहर आया और अपने बगल के जंगल में भाग गया। वहाँ बहुत सारे पेड़ नहीं थे और वे उसके शरीर को पूरी तरह से नहीं ढक सकते थे, लेकिन फिर भी वे कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। इसका इस्तेमाल ढाल के रूप में किया जा सकता था। बेशक हुआन फेंग के बाहर आने के बाद उसे दूसरे पक्ष ने खोज लिया। उन्होंने हुआन फेंग पर गोली चलाई, लेकिन हुआन फेंग धीमा नहीं था। भले ही उसने माइक्रोस्टेप का इस्तेमाल न किया हो, उसने केवल अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसकी गति भी बहुत तेज थी। वे लोग उसे मारना चाहते थे, यह इतना आसान नहीं था। इसके अलावा दूसरी तरफ ली हुआमिन की गोली ने भी उनका कुछ ध्यान आकर्षित किया था। हुआन फेंग पर दबाव भी थोड़ा कम हो गया था। हुआन फेंग ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए तेजी से एक तरफ से चक्कर लगाया और दूसरे पक्ष की ओर दौड़ पड़ा। वह आदमी यहाँ है। दूसरी तरफ के लोगों ने भी देखा कि हुआन फेंग उनके करीब आ रहा था। मुझे उसे मार डालने दो, बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा। उसने बंदूक की नली हुआन फेंग की ओर घुमाई और गोली चलाता रहा। फिर हुआन फेंग गोली की दिशा को महसूस करने में सक्षम हो गया और हर बार आसानी से उसे चकमा दे सकता था। क्योंकि ली हुआमिन इस समय उसके पास नहीं था, हुआन फेंग ने भी अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, इसलिए उसके लिए चकमा देना आसान हो गया। अरे क्या यह आदमी एक लोच है, इसे हराना इतना मुश्किल क्यों है, हुआन फेंग पर गोली चलाने वाले आदमी ने गुस्से में कहा। हालांकि उसका श्राप बेकार था। हुआन फेंग उनके करीब और करीब आ रहा था। वह अभी भी हुआन फेंग को नहीं मार सकता था और दूसरी तरफ ली हुआमिन की शूटिंग स्किल्स भी खराब नहीं थी। इसे बहुत अच्छा भी कहा जा सकता है। इसने उनके पक्ष के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर दिया, जिससे वे हुआन फेंग पर बेतहाशा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डेरेक, तुम कमीने, जाओ और उस कमीने से छुटकारा पाओ, उन लोगों में से किसी ने दहाड़ लगाई। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, यूरोपियन और अमेरिकन चेहरे वाले एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। वह ये भी जानता था कि उसकी लापरवाही के कारण ही उन्हें खोजा गया था। यही कारण था कि वे इस समय ऐसी स्थिति में थे, इसलिए उसे अब अच्छा प्रदर्शन करना था। जब उसने देखा कि हुआन फेंग उसके करीब आ रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा और हुआन फेंग की ओर दौड़ा। इस समय हुआन फेंग ने भी उस आदमी की हरकत को देखा था। वह कुछ हद तक चौंका हुआ था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कोई उसे मारना चाहता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति उसे मारना चाहता था। ये तब हुआ जब वह कॉफी शॉप में था। उसने गलती से उस यूरोपीय को देखा जिसके शरीर में उसकी जैसी ही आंतरिक ऊर्जा थी। उस समय हुआन फेंग को लगा था कि यह व्यक्ति जल्दी में है और कोई समस्या हो सकती है। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में इन लोगों के साथ था। वह इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है, यांग सिटी में ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। अच्छा किया, हुआन फेंग ने धीमी आवाज में चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से उसे इन घुसपैठियों के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। भले ही वे उसकी ओर न दौड़े, फिर भी वह उनकी ओर दौड़ेगा। वे दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। इस समय हुआन फेंग ने देखा कि वह आदमी क्रूर भाव से अपनी मुट्ठी हिला रहा था।
उसके पैरों की गति अचानक बढ़ गई और यह पहले से कहीं अधिक तेज थी। हुआन फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा। यह आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। हालांकि यह उसके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता था। हालांकि यह एक मौका भी था क्योंकि दूसरे अपराधी इस समय उन सभी ने अपनी बंदूकें घुमाई और ली हुआमिन पर निशाना साधा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उस आदमी पर पूरा भरोसा था जो उन पर हमला कर रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि यह आदमी उन्हें जरूर मार डालेगा। इस तरह हुआन फैंग के लिए स्वाभाविक रूप से उसे मारने का अधिक मौका होगा। इसलिए उसने भी इस आदमी पर हमला किया। जब उस आदमी ने देखा कि हुआन फैंग ने न केवल चकमा दिया बल्कि वह उसकी ओर दौड़ा भी, उसके मुंह के कोनों पर तुरंत एक ठंडी मुस्कान की झलक दिखाई दी। हालांकि हुआन फैंग की गोलियों को चकमा देने की क्षमता ने उसे पहले भी चौंका दिया था। हालांकि उसने हुआन फैंग के शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया। उसके विचार में हुआन फैंग आम लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा फुर्तीला था। हालांकि उसकी तुलना में निश्चित रूप से वो कहीं ज्यादा बुरा था। बाहर में जाओ अज्ञानी हुआक्सिया लोग। वह व्यक्ति गुस्से से दहाड़ा और उसकी मुट्ठी पर आभा और भी मजबूत हो गई। दूसरी ओर हुआन फैंग भाव शून्य रहा। इस भयंकर मौके के सामने वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। हालांकि हुआन फैंग का ये प्रदर्शन उसके प्रतिद्वंद्वी की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरी तरह डर गया हो। इससे उसके दिल में और भी गर्व महसूस हुआ। उसने हुआन फैंग को अब अपनी नजर में नहीं रखा। वह इसके बारे में सोच भी रहा था, क्या इसे कमजोर को धमकाना माना जाता था। हालांकि इससे पहले कि वह खुद पर गर्व महसूस कर पाता, उसे अचानक एहसास हुआ हुआन फैंग की गति अचानक और भी तेज हो गई थी, उससे भी ज्यादा तेज। हवा के झोंके की तरह वह पलक झपकते ही उसके सामने आ गया था। हालांकि उसके हैरान और भ्रमित आंखों में वह मुक्का जिसे वह मारने के लिए दृढ़ था, हुआन फैंग ने आसानी से पकड़े। डेरेक को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। इस टीम में उसके हुनर भी सबसे अच्छे थे और हुआन फैंग ने उसे जो एहसास दिलाया वह था वह एक आम इंसान से अलग नहीं था। हुआन फैंग के शरीर में उसे किसी भी तरह की ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। डेरेक की राय में हुआन फैंग की गोलियों से बचने की क्षमता उतनी बढ़िया नहीं थी। उसे लगा कि वह भी ऐसा कर सकता है। उस समय उसने केवल यही सोचा था कि हुआन फैंग हुआक्सिया के एक विशेष बल का सदस्य हो सकता है। डेरेक ने पहले भी ऐसे कई विशेष बलों के सैनिकों को देखा था जिनमें हुआक्सिया के सैनिक भी शामिल थे। दूसरे देशों के सैनिकों की तरह ये लोग आम लोगों से थोड़े ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, आम सैनिकों से ज्यादा मजबूत, लेकिन उनके जैसे साधकों की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। दोनों पक्ष एक ही स्तर पर भी नहीं थे और इसी वजह से डेरेक का हमला भी उसके हिसाब से उसके हमले के सामने हुआन फैंग उसका बचाव भी नहीं कर सकता था, एक भी बार नहीं। अगर उसका मुक्का जमीन पर पड़ता तो हुआन फैंग गंभीर रूप से घायल हो जाता और अगर यह गंभीर होता तो वह मौके पर ही मर जाता। हालांकि तथ्य ने उसके पिछले अनुमानों और विचारों को साबित कर दिया। उसने हुआन फैंग को मारा या नहीं, वह जिस वार को करने के लिए दृढ़ था वह हुआन फैंग के ठीक सामने था। जैसे कि वह कमजोर और शक्तिहीन था, हुआन फैंग ने उसे आसानी से पकड़ लिया। हुआन फैंग के हाव भाव को देखते हुए उसने शायद अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई होगी। ये कैसे संभव हुआ, यह विचार एक बार फिर डेरेक के दिमाग में आया। हालांकि अगले ही पल एक बहुत बड़ा दर्द उसकी सारी नसों पर हमला कर गया। हुआन फैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया लेकिन उसने अपना अगला कदम नहीं छोड़ा। हुआन फैंग ने धीरे से उसका हाथ मोड़ा लेकिन डेरेक ने उसे देख लिया। उसका हाथ तले हुए आटे के मुड़े हुए टुकड़े जैसा था, एक बहुत ही अजीब कोण पर। यह मुड़ गया। धत्तेरी की, डेरेक के मुंह से चीख निकली। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने हुआन फैंग को डर और गुस्से से देखा। ऐसा नहीं था कि डेरेक विरोध नहीं करना चाहता था, लेकिन ये उसका प्रतिरोध था। ये बेकार था। हुआन फैंग का हाथ एक चिमटे की तरह था जिसने उसे मजबूती से जकड़ रखा था। वह बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर सकता था। इस भयंकर दर्द ने डेरेक को भी उत्तेजित कर दिया। उसने अपना पैर उठाया और हुआन फैंग के पेट पर लात मारी। ऐसा लग रहा था कि लात उसे ही लगेगी, लेकिन शायद ये पिछली मुठभेड़ की वजह से था। इस बार न केवल वो खुश नहीं था बल्कि उसे बुरा भी लग रहा था। जैसी की उम्मीद थी, अगले ही सेकंड में हुआन फैंग का दूसरा हाथ पीछे से उसकी पिंडली पर पहुंचा। सर्वश्रेष्ठ, एक तीखी आवाज सुनाई दी। डेरेक, जिसके पास युद्ध का भरपूर अनुभव था, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह आवाज क्या दर्शाती है। उसका पैर टूट गया। डेरेक का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सिर्फ 2 सांसों के भीतर ही हुआन फैंग ने उसका हाथ और पैर तोड़ दिया। यह ऐसी चीज थी जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था या जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। भले ही वह इसे स्वीकार न करना चाहता हो, लेकिन ये सच था। हुआन फैंग ने उसे सोचने और आहें भरने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसके पैर टूटने के बाद होंगलोन, उसकी छाती पर उसे घुटन महसूस हुई। उसने अपने शरीर में ऊर्जा भी महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे हुआन फैंग की हथेली की वजह से उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुक गया हो। टकराना, हुआन फैंग का हमला रुका नहीं। अपने सामने इन लोगों का सामना करते हुए केवल ही हुआमिन ही नहीं था जिसकी उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, हुआन फैंग भी उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं रखता था। उन्होंने बस सड़क पर पैदल चलने वालों पर लापरवाही से हमला किया था। उन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने बस बेतहाशा हमला किया और अब हुआन फैंग के लिए उन्हें कीमत चुकाने का समय आ गया था। हुआन फैंग अपनी हथेली से उस आदमी के शरीर पर वार करता रहा। शुरुआत में उस आदमी ने प्रतिरोध करने की कोशिश की और पलटवार भी किया। हालांकि बहुत जल्दी उसके पास प्रतिरोध करने की ताकत भी नहीं बची। वह केवल हुआन फैंग के हमले को निष्क्रिय रूप से सहन कर सकता था। हर बार जब हुआन फैंग हमला करता तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता और उसके शरीर पर घाव और भी बदतर हो जाते। जब तक हुआन फैंग ने उसे जाने नहीं दिया, तब तक डेरेक आखिरकार हुआन फैंग के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। डेरेक ने कभी नहीं सोचा था कि शुरुआत से लेकर अंत तक वह सिर्फ शुरुआत में था। हुआन फैंग पर हमला करने का एक मौका था, लेकिन इस हमले का कोई खास असर नहीं हुआ। उसके बाद उसके पास फिर से हमला करने का मौका नहीं था। हुआन फैंग ने उसे जाने दिया क्योंकि वह उसे जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि डेरेक पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। भले ही वह सिर्फ एक बच्चा था, वह उस पर कई बार कदम भी रख सकता था। हुआन फैंग का फिलहाल उसे मारने का इरादा नहीं था। आखिरकार वह पूरी कहानी जानना चाहता था। दूसरी तरफ ली हुआमिन उन लोगों के साथ भयंकर लड़ाई कर रहा था। हालांकि फिलहाल कोई खतरा नहीं था, फिर भी हुआन फैंग को जाकर मदद करने की जरूरत थी।
हालांकि जैसे ही हुआन फैंग मदद करने के लिए जाने वाला था, अचानक ही हुआइमिन के पीछे से गोली चलने की आवाज आई। ली हुआइमिन, जो तैयार नहीं था, तुरंत जमीन पर गिर गया। हुआन फैंग चौंक गया। अब उसे एहसास हुआ कि ली हुआइमिन के पीछे जंगल में अचानक कुछ लोग आ गए थे। उन्होंने बिना तैयारी के ली हुआइमिन पर गोली चला दी थी। हुआन फैंग को इस बात की खुशी थी कि यह सब ली हुआइमिन की सिर या दिल पर नहीं लगा। हालांकि इससे ली हुआइमिन को भी गंभीर चोट लगी, लेकिन इस समय ली हुआइमिन के कॉम्बैट एक्सपीरियंस, उसने कार में चढ़ने के लिए संघर्ष किया। उसने कार को एक कवच के रूप में इस्तेमाल किया ताकि आगे और पीछे के दो समूहों के लोगों के हमलों को स्थायी रूप से रोका जा सके। हालांकि ये स्पष्ट रूप से एक दीर्घकालिक समाधान नहीं था। लोगों के भी दो समूह निश्चित रूप से उसके करीब आएंगे और उसे मार डालेंगे। इसलिए अब वह केवल हुआन फैंग के बचाव पर भरोसा कर सकता था। हुआन फैंग को भी पता था कि स्थिति गंभीर थी। अब वह डेरेक से परेशान नहीं हो सकता था। उसे पीछे छोड़कर वह उन लोगों के समूह की ओर भागा जिनका वे पहले पीछा कर रहे थे। इस समय कार में जाने से स्पष्ट रूप से कोई खास असर नहीं होगा। जब तक ली हुआमिन की मौके पर ही मौत नहीं हो जाती, हुआन फैंग को भरोसा था कि वह उसे बचा सकता है। इसलिए इस समय हुआन फैंग ने उन लोगों पर हमला जारी रखने का फैसला किया। हुआन फैंग जिन कुछ लोगों का पहले पीछा कर रहा था, वे डेरेक पर बहुत भरोसा कर रहे होंगे। इस समय उन्होंने हुआन फैंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे सभी ली हुआमिन की कार की ओर बढ़ रहे थे। वे लगातार गोली चलाते रहे, जिससे कार में दरार पड़ गई। इस समय हुआन फैंग पहले ही उनके पास पहुंच चुका था। सावधान रहें। अरे वह कब आया? वह कमीना डेरेक कहाँ है? उसने उसे क्यों नहीं मारा? जब उन्होंने हुआन फैंग को अपने बगल में देखा तो वे सहज रूप से घबरा गए। शुरू में उन्होंने सोचा कि उन्हें हुआन फैंग को मारने के लिए डेरेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। हुआन फैंग निश्चित रूप से मरने वाला था। भले ही वह हुआन फैंग था जिसके पास अच्छे कौशल थे, डेरेक कभी भी उसे रोकने में सक्षम होगा। जब तक वे ली हुआमिन को मारने के लिए उनका इंतजार करते, वे बंदूक घुमाते। उन्हें बस हुआन फैंग को मारना था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डेरेक न केवल हुआन फैंग को मार सकता है, बल्कि उसके पास हुआन फैंग को उलझाने का मौका भी नहीं है। हुआन फैंग पहले ही चुपचाप उनके पक्ष में आ चुका था। जब उसने देखा कि ये लोग उसे आश्चर्य से देख रहे हैं, तो हुआन फैंग का इरादा उनका अभिवादन करने का नहीं था। उसने एक व्यक्ति को मुक्का मारकर उड़ा दिया और फिर इससे पहले कि दूसरा व्यक्ति गोली चलाता, वह अपनी तरफ खिसक गया। कोहनी से प्रहार करते हुए उसने दूसरे व्यक्ति को तब तक मारा जब तक वह नीचे झुक नहीं गया। और फिर हुआन फैंग ने फिर से उस व्यक्ति के सिर पर अपनी कोहनी से प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। हालांकि इस समय दूसरी तरफ का आखिरी व्यक्ति, उसने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी और हुआन फैंग पर गोली चलाने वाला था। हालांकि हुआन फैंग ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। यह 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स था। हालांकि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल भी बुरा नहीं था। टकराना। बंदूक थामे हुए व्यक्ति को सीने में दर्द महसूस हुआ। फिर उसने मुंह में खून भरकर थूक दिया। उसकी आंखें उभर आई और उसने सीने में हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। फिर अनिच्छा और संदेह के साथ वह गिर पड़ा। हुआन फैंग के हमले ने वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी को मार डाला था। इस बारे में हुआन फैंग वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं था। अगर उसने पहले ही खुद को रोक नहीं लिया होता। किसी को पता होना चाहिए कि अपनी वर्तमान आंतरिक ऊर्जा के साथ 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों का उपयोग करके इन साधारण लोगों का उल्लेख नहीं करना, भले ही वह प्रथम श्रेणी का योद्धा हो। इस वजह से वह इस तकनीक का उपयोग करके एक साधारण व्यक्ति को मार सकता था। यह मच्छर पर तोप चलाने जैसा भी लगा। क्रैकल। इस समय जो लोग पहले ली हुआमिन के पीछे दिखाई दिए थे, उन्होंने अपनी बंदूकें घुमाई और हुआन फैंग की ओर गोली चलाई। ये वो प्रभाव था जिसकी हुआन फैंग को जरूरत थी। उसका शरीर चमक उठा और पीछे एक छवि छोड़ गया। वह पहले ही जहाँ खड़ा था वहाँ से गायब हो चुका था और अब उन लोगों की ओर भाग रहा था। वे लोग तुरंत घबरा गए। उनके हाथों में मौजूद गोलियां आजाद लग रही थी। वे हुआन फैंग पर गोलियां बरसाते रहे। हालांकि हुआन फैंग की आकृति भूत जैसी थी। उनके पास बहुत सारी गोलियां थी। चाहे कुछ भी हो, वे उसे मार नहीं पाए। सभी गोलियां आसपास की जमीन पर लगी। दूसरी ओर हुआन फैंग उनके और करीब आ रहा था। सभी लोग घबरा गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि वे पहले कभी किसी साधक से नहीं मिले थे। डेरेक के साथी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से डेरेक के कौशल के बारे में जानते थे। हालांकि अगर वह डेरेक भी होता तो एक गोली लगने पर वह आसानी से गोली को चकमा दे सकता था। लेकिन जब कई लोग एक साथ उस पर गोली चलाते तो भी डेरेक बचकर नहीं निकल पाता। लेकिन हुआन फैंग के मौजूदा प्रदर्शन ने उनकी समझ को तोड़ दिया था। सबके चेहरे पर डर का भाव था। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि वह इंसान नहीं है, वह इंसान नहीं है। लेकिन हुआन फैंग पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। उन लोगों के करीब पहुंचने के बाद उसने सबसे नजदीकी व्यक्ति को एक मुक्का मारकर उड़ा दिया। उसके बाद उसने अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति को भी उड़ा दिया। हुआन फैंग ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। वह दूसरे व्यक्ति की ओर दौड़ता रहा और उसे एक लात मारकर उड़ा दिया। बाकी लोग भागने की फिराक में थे, लेकिन उनकी गति हुआन फैंग से ज्यादा नहीं थी। सिर्फ 2 सांसों में ही हुआन फैंग ने उन सभी को जमीन पर गिरा दिया। उनमें से कुछ तो बेहोश भी हो गए। 1854 आभार। एक, क्या आप ठीक हैं? इस समय हुआन फैंग के पास अंततः ली हुआमिन की जांच करने का समय था। ग्रेटर दैन। ली हुआमिन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। कुछ खून तो उसके शरीर से सीधे कार पर भी टपक रहा था। कार टूटे हुए शीशों से भरी हुई थी और उसमें खून की बहुत तेज गंध आ रही थी। ठीक है, मैं अभी नहीं मरूंगा। ली हुआमिन ने अपने पीले चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी जब उसने हुआन फैंग को आते देखा। हालांकि इस क्रिया ने अकेले ही उसकी बहुत सारी ताकत खत्म कर दी थी। वर्तमान में वह कार में लेटा हुआ था। अपने शरीर से कोई ताकत नहीं लगा पा रहा था। हालांकि हुआन फैंग के आने से वो बहुत खुश था। हुआन फैंग के पास उसके साथ बातचीत करने का समय था। ये दर्शाता है कि आसपास का खतरा टल गया था और अब कोई गोलीबारी नहीं हुई थी। इसका ये भी मतलब था कि उसका अनुमान सही था, क्योंकि वह घायल था और उसे दूसरों की गोली से बचना था। ली हुआमिन की कार में घुसने के बाद वह पहले से ही कार में लेटा हुआ था, इसलिए उसने ये नहीं देखा कि बाहर क्या हो रहा था। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में वह निश्चित था, वही कि उनकी तरफ से कोई सुदृढ़ीकरण नहीं आ रहा था। दूसरे शब्दों में हुआन फैंग ही इन भयानक और पागल लोगों का सामना करने वाला अकेला व्यक्ति था।
ली हुआमिन को कार में बैठे हुआन फैंग की भी चिंता थी। अगर हुआन फैंग के पास कुछ कौशल भी होते तो भी वो उन्हें संभाल सकता था, लेकिन इतने सारे लोगों से घिरा होना भी खतरनाक है। वह वास्तव में बाहर जाकर मदद करना चाहता था, लेकिन खून की कमी के कारण उसके शरीर में ज्यादा ताकत नहीं बची थी, इसलिए उसे बाहर जाकर मदद करने की जरूरत नहीं थी। अगर वह बैठ भी जाता तो भी ये बहुत मुश्किल होता। इस वजह से वह केवल कार में इंतजार कर सकता था और हुआन फैंग के लिए प्रार्थना कर सकता था। वह अंतिम परिणाम का भी इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि एक बार हुआन फैंग घायल हो गया या मारा गया तो उसके बचने की संभावना बहुत कम होगी। उन लोगों की क्रूरता को देखते हुए वे उसे कभी जीने नहीं देंगे। सौभाग्य से अंत में जो उसके सामने आया वह हुआन फैंग था, वे लोग नहीं। इसका मतलब था कि लड़ाई का नतीजा तय हो चुका था। अंत में हुआन फैंग जीत गया और उसके पास जीने का मौका होगा। हालांकि ली हुआमिन अभी भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि हुआन फैंग ने उन लोगों को कैसे हराया। हालांकि वह जानता था कि इन चीजों के बारे में बात करने का ये सही समय नहीं था। मैं पहले खून बहना बंद करने में तुम्हारी मदद करूंगा। हुआन फैंग ने देखा कि ली हुआमिन को अभी भी खून बह रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब से हेमोस्टेटिक दवा निकाली। इस दवा का असर उसकी मौजूदा दवा फैक्ट्री द्वारा उत्पादित दवा जितना अच्छा नहीं था। हुआन फैंग ने ली हुआमिन के कपड़े उठाए, लेकिन पाया कि उसके शरीर पर उसे 3 बार गोली मारी गई थी और खून बहता हुआ लग रहा था। खून बहता रहा, लेकिन सौभाग्य से तीनों गोलियां घातक स्थानों पर नहीं लगी, इसलिए ली हुआमिन को मारे जाने का कोई खतरा नहीं था। बेशक अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया जा सका तो ली हुआमिन अभी भी खतरे में रहेगा। ये वही दवा है जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुम हमें दोगे। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, लेकिन जब उसने देखा कि हुआन फैंग ने उस पर क्या दवा लगाई है तो ली हुआमिन की आंखें चमक उठी और उसका स्वर उत्साह से भर गया। हुआन फैंग ने ली हुआमिन के घाव पर पाउडर डाला। पलक झपकते ही घाव से खून बहना बंद हो गया। ये कहा जा सकता है कि इसका असर तुरंत हुआ। ली हुआमिन ने पहले भी कई तरह की हेमोस्टेटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया था और अपने सैनिकों की विशिष्टता के कारण वे हमेशा विशेष मिशनों को अंजाम देते थे, इसलिए उनका रसद स्वाभाविक रूप से खराब नहीं था। इसलिए उनके लिए तैयार की गई दवाएं निश्चित रूप से कचरा नहीं थी। हालांकि ली हुआमिन, जिसने सभी प्रकार की अच्छी दवाएं देखी थी, को भी लगा कि हुआन फैंग द्वारा दी गई दवा अब तक देखी गई किसी भी अन्य दवा से बेहतर थी। इसका प्रभाव काफी प्रभावशाली था। ये सही है, हुआन फैंग ने ली हुआमिन के घाव का इलाज करते हुए कहा, ये दवाइयाँ आपको भविष्य में प्रदान की जाएंगी। आप आज उनका उपयोग करके देख सकते हैं कि इसका प्रभाव कैसा है। प्रभाव बिल्कुल बेकार है। ली हुआमिन ने अंगूठा दिखाया और प्रशंसा की। जब तक आप संतुष्ट हैं, हुआन फैंग ने कहा, ठीक है, आपके घाव से खून बहना अस्थायी रूप से बंद हो गया है, लेकिन गोली अभी भी आपके शरीर में है। आपको इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए और गोली निकालनी चाहिए। ली हुआमिन ने स्वाभाविक रूप से यह समझ लिया। उसके शरीर में गोली रखने का प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा था। उसे जल्द से जल्द इसे बाहर निकालना था। इस समय सायरन फिर से बज उठा। हुआन फैंग ने बाहर देखा और अपनी दृष्टि के क्षेत्र में कम से कम 10 से अधिक पुलिस कारें देखी। हुआन फैंग ने राहत की सांस ली। ली हुआमिन की कार नष्ट हो चुकी थी, अब उसे चलाया नहीं जा सकता था। जाहिर है, हुआन फैंग अपनी उड़ने की क्षमता का रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था। वह सोच रहा था कि ली हुआमिन को जल्द से जल्द अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। अब पुलिस सही समय पर आ गई थी। बेशक एक तरह से ये थोड़ा देर से लग रहा था, क्योंकि दृश्य पहले से ही हुआन फैंग द्वारा संभाला गया था। इस बार मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्हें जो समर्थन मिला उससे ये पता चल रहा था। दरअसल हुआन फैंग को पहले से ही पता था कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जब वे लोग शहर में लोगों से पागलों की तरह टकरा रहे थे, पुलिस की गाड़ी जल्दी से हुआन फैंग और अन्य लोगों के सामने आ गई। उनमें से कई लोग हुआन फैंग और ली हुआमिन से परिचित नहीं थे, इसलिए उनमें से कई ने उन पर अपनी बंदूकें तान दी। इस समय हुआन फैंग ने बहुत सहयोगात्मक ढंग से अपने हाथ ऊपर उठाए। हालांकि उसने जल्दी से लोगों को आदेश दिया कि वे आकर ली हुआमिन को अस्पताल भेजें। उसके बाद हुआन फैंग ने उन्हें ली हुआमिन के साथ साथ अपना पहचान पत्र भी दिखाया। जब उन लोगों को हुआन फैंग की पहचान के बारे में पता चला तो कुछ खास नहीं था। वह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का सदस्य था। हालांकि उसका दर्जा कुछ खास था, फिर भी यह स्वीकार्य था। लेकिन ली हुआमिन अलग था। आपको पता होना चाहिए कि ली हुआमिन के पिता अब वे यांग सिटी की सेना में नंबर 1 थे। अब जब ली हुआमिन के साथ इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी तो प्रमुख पुलिस अधिकारी डर के मारे मर गए। अगर ली हुआमिन को कुछ हो गया तो उनके पिता ने उन पर अपना गुस्सा निकाला तो क्या होगा। इसलिए ली हुआमिन की पहचान जानने के बाद उसने तुरंत किसी को उसके पीछे जाने की व्यवस्था की। वह ली हुआमिन को जल्द से जल्द इलाज के लिए अस्पताल भेजना चाहता था। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो जमीन पर हुआन फैंग द्वारा घायल या मारे गए थे, इस समय स्वाभाविक रूप से उनसे निपटने के लिए कोई होगा। श्री हुआन, कृपया हमारे साथ आइए, हमें ये जानना है कि यहाँ क्या हुआ। समूह के नेता ने विनम्रता से हुआन फैंग से कहा। वह अभी भी हुआन फैंग की पहचान की जांच कर रहा था, इसलिए उसके लिए उसकी आईडी देखना असंभव था। उसे अब उस पर शक नहीं था। उसकी आईडी नकली भी हो सकती थी। हालांकि वह अभी भी विनम्र था। उस व्यक्ति ने भी झूठ नहीं बोला। वह वास्तव में यहाँ की स्थिति को समझना चाहता था और देखना चाहता था कि यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है। उस व्यक्ति ने भी झूठ नहीं बोला। वह वास्तव में यहाँ की स्थिति को समझना चाहता था और देखना चाहता था कि यहाँ वास्तव में क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, हुआन फैंग ने मना नहीं किया। दरअसल वह भी इन लोगों की पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसे नहीं पता था कि ये लोग कौन थे। यांग सिटी में ऐसा करने की हिम्मत उनमें कैसे हुई। इसलिए लोगों का समूह वापस लौटने लगा। जहाँ तक ली हुआमिन की कबाड़ कार का सवाल है, कोई तो स्वाभाविक रूप से इससे निपटेगा। ली बिंगयुन और कुई वानियुन को भी यह खबर मिल गई थी। हुआन फैंग को वापस लाए जाने के कुछ समय बाद ही उन्होंने ली बिंगयुन को चिंतित भाव से देखा। हुआन फैंग, क्या तुम ठीक हो? ली बिंगयुन ने चिंता से पूछा जब उसने हुआन फैंग को देखा। मैं ठीक हूँ, हुआन फैंग मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने अपने भाई को देखा है? हाँ, ली बिंगयुन ने सिर हिलाया और कहा, मेरा भाई पहले ही अस्पताल पहुँच चुका है और वर्तमान में छर्रे निकालने के लिए सर्जरी कर रहा है। मेरे माता पिता भी आ चुके हैं। ओह हाँ, मिस वानियुन भी वहाँ हैं। शायद आपके भाई को भी इस दुर्भाग्य से लाभ मिलेगा, हुआन फैंग ने कहा।
ली बिंगयुन ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि हुआन फैंग उसके भाई और कुलबोयुन के बारे में बात कर रहा था। हुआन फैंग ने उसे बताया कि क्या हुआ था। उसके बाद वह बहुत जल्द ही वहाँ से निकल सकता था। उसकी पहचान भी पुष्टि हो चुकी थी। ली बिंगयुन की उपस्थिति को देखते हुए स्वाभाविक रूप से कोई संदेह नहीं था। उसके बाद हुआन फैंग और ली बिंगयुन ली हुआइमिन की हालत देखने के लिए एक साथ अस्पताल गए। पिताजी, माँ, हुआन फैंग यहाँ है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर हुआन फैंग ने ली हुआमिन के पिता और उसकी बहन को देखा। बेशक वहाँ उनकी माँ और कुलबोयुन भी थे। उस समय ली हुआइमिन की माँ चिंतित दिख रही थी। कुलबोयुन कुछ सांत्वना दे रहा था। ली हुआइमिन के पिता के लिए वह गंभीर दिख रहे थे। जाहिर है हर कोई ली हुआइमिन के बारे में चिंतित था। ली बिंगयुन के पिता ने हुआन फैंग की ओर सिर हिलाया और कहा, हुआइरेन को बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे यही करना चाहिए। हुआन फैंग ने कहा, चाचा चिंता मत करो, मैंने पहले भी उसका घाव देखा है। यह कोई जानलेवा घाव नहीं है, बस इतना है कि उसका बहुत खून बह गया है। कोई खतरा नहीं होगा। ली हुआइमिन के पिता ने सिर हिलाया। इस समय ऑपरेशन थिएटर की लाइटें बंद थी। तभी सफेद कोट पहने कुछ लोग बाहर आए। हुआन फैंग और बाकी लोगों ने जल्दी से उन्हें घेर लिया। वे डॉक्टर ली हुआइमिन के पिता की पहचान जानते थे। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने सीधे कहा, मरीज का खून बहना समय रहते बंद हो गया। गोली भी निकाल दी गई है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक तुम ठीक से आराम करो बाकी सब ठीक है। जब ली हुआइमिन की माँ ने ये सुना तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। यहाँ तक कि ली हुआइमिन के पिता के चेहरे पर भी हल्कापन आ गया। हालांकि हुआन फैंग ने कहा था कि अब वह ठीक हो जाएगा, लेकिन यह अभी भी डॉक्टर के शब्द थे। यह ज्यादा प्रेरक था। इस समय ली हुआइमिन को बाहर धकेल दिया गया। जब उसने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर इतने सारे लोगों को देखा तो वह कमजोर मुस्कान के साथ बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, कम बोलो और अधिक आराम करो। ली हुआइमिन के पिता ने कहा। ली हुआइमिन की माँ ने जल्दी से आगे बढ़कर ली हुआइमिन की भावनाओं और उसकी स्थिति के बारे में पूछा। कुई वान्युन ने भी अपने चेहरे पर चिंता दिखाई, जिससे ली हुआइमिन का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। हुआन फैंग, क्या तुम ठीक हो? ली हुआमिन ने हुआन फैंग की ओर देखा और पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने घटनास्थल पर जो कुछ भी हुआ वह सब पहले ही बता दिया है। स्वाभाविक रूप से अब मैं बाहर आ सकता हूँ। हुआन फैंग ने कहा, इस बार मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप नहीं होते तो मुझे लगता है कि मेरी जान चली जाती। ली हुआइमिन ने कहा। ली हुआमिन ने ऐसा क्यों कहा? इसका एक कारण हुआन फैंग को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देना था। दूसरा कारण हुआन फैंग की अपने माता पिता के दिल में जगह बढ़ाना था। इस तरह ये हुआन फैंग और ली बिंगयुन के बीच के रिश्ते के लिए बहुत मददगार होगा। निश्चित रूप से ली बिंगयुन की मां ने अपने बेटे की बात सुनने के बाद हुआन फैंग के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इससे पहले क्योंकि वह अपने बेटे के बारे में चिंतित थी, उसके पास उससे बात करने का समय भी नहीं था। 1855 गोली फॉर्मूला 2 आज जो कुछ हुआ उसके कारण हुआन फैंग को ली बिंगयुन के माता पिता से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने पहले कहा था कि ली हुआमिन दुर्भाग्य से लाभान्वित होगा। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसके लिए भी यही बात थी। जब ली हुआइमिन के माता पिता ने देखा कि ली हुआइमिन और कुई वान्युन का रिश्ता बहुत करीब आ गया है तो वे भी बहुत खुश हुए, खासकर जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा कुई वान्युन में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। अब वे और भी खुश थे क्योंकि उनके बेटे की शादी आखिरकार सुलझ गई थी। इससे ली हुआइमिन की चोट से उत्पन्न दुख भी कुछ कम हो गया। हालांकि ये स्पष्ट था कि ली हुआमिन को पहले जो हुआ था वह भूला नहीं था। उसने हुआन फैंग से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे लोग कौन हैं? मुझे भी यकीन नहीं है। हुआन फैंग ने कहा, लगता है पुलिस स्टेशन उनसे पूछताछ कर रहा है। कोई नतीजा निकलना चाहिए। अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। ली हुआइमिन के पिता ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हालांकि उनका बेटा अंत में ठीक था, ली हुआमिन के पिता उन लोगों के प्रति उनकी कोई अनुकूल धारणा नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में यांग सिटी में इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत की। यांग सिटी के जमींदारों में से एक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थे। हालांकि यह मामला अब पुलिस की जिम्मेदारी थी, इसलिए ली हुआइमिन के पिता कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं थे। लेकिन दूसरे दिन बुरी खबर आई कि कल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वे भाग निकले। इस स्थिति ने न केवल ली हुआइमिन के पिता को क्रोधित कर दिया, वे दोनों बहुत क्रोधित थे। किसी को पता होना चाहिए कि उन्होंने उस आदमी को पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अंत में केवल एक रात के समय में कोई भी नहीं बचा था। हुआन फैंग और ली हुआइमिन नाराज कैसे नहीं हो सकते थे? अब सिर्फ पुलिस ही उन लोगों की तलाश नहीं कर रही थी। ली हुआइमिन के पिता भी गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत लोगों को उनकी तलाश के लिए भेजा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा यांग शहर एक अंतर्धारा में डूबा हुआ था। बेशक आम लोग माहौल में आए इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर के लोगों को इस मामले के बारे में पता नहीं था। सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा था। हालांकि पहले से ही वे लोग शहर से बाहर निकलने के लिए उपहार दे रहे थे। जो लोग काफी लोगों से टकरा चुके थे उन्हें निश्चित रूप से उन लोगों को स्पष्टीकरण देना होगा। इसलिए जो लोग खोज रहे थे उन पर बहुत दबाव था। इस समय हुआन फैंग अपनी ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये यांग शहर उसका क्षेत्र नहीं था। अगर वह खोज में भाग लेना भी चाहता था तो उसे ऐसा करना ही था। ये बहुत उपयोगी भी नहीं होगा, इसलिए उसे बस किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह बस ली बिंगयुन के साथ जाता था और कभी कभी ली हुआइमिन से मिलने जाता था। वह बस दूसरों के द्वारा उसे खबर भेजे जाने का इंतजार करता था। हालांकि हुआन फैंग हर समय यांग सिटी में नहीं रह सकता था। मूल रूप से वह ली बिंगयुन के पिता की बीमारी का इलाज करने के लिए यहाँ आया था। इन कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, इसलिए वह पहले से ही उन चीजों में से आधे से अधिक को पूरा कर चुका था जिसके लिए वह यहाँ आया था। बाकी काम ली बिंगयुन के माता पिता को अपने मामले पर सहमत करना था, और यह मामला कुछ ऐसा नहीं था जो कम समय में हो सकता था। हालांकि अच्छी खबर यह थी कि ली बिंगयुन के माता पिता को अब उसके बारे में बेहतर धारणा थी। उन्होंने ली बिंगयुन के मामले को छोड़ने के संकेत भी दिए। हुआन फैंग और ली बिंगयुन को ली बिंगयुन के माता पिता को मनाने के लिए बस और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। यह संभव भी नहीं था। हालांकि बाकी काम सावधानी से किया गया था और इसे धीरे धीरे किया जा सकता था। फिलहाल ली हुआइमिन के पिता पूरे दिल से उन भगोड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।
इसलिए वह शायद ली बिंगेयुन के बारे में बात करने के मूड में नहीं था। जाहिर है इस मामले पर बात करने का ये सही समय नहीं था। इसलिए हुआन फैंग और ली बिंगेयुन ने कुछ देर चर्चा करने के बाद पहले जियांग प्रांत लौटने का फैसला किया। आखिरकार उन दोनों के पास करने के लिए बहुत सारे काम थे और वे दोनों जियांग प्रांत में थे। वे निश्चित रूप से वापस लौटेंगे। तुम यहाँ कुछ दिनों से हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ समय बिताने का समय नहीं है। ली हुआमिन अस्पताल के बिस्तर पर लेट गया और कुई वानियुन द्वारा छीले गए सेब को खाने लगा। उसने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, इन कुछ दिनों में हुआन फैंग और ली बिंगेयुन ने एक सुकून भरी जिंदगी जी। ली हुआमिन की जिंदगी, वह भी बहुत बेफिक्र जिंदगी जी रहा था। हालांकि उसे हर समय अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था। हालांकि उसकी हालत बेहतर होती जा रही थी। जब तक वह ठीक हो रहा था तब तक सब ठीक था। बेशक उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके और कुई वानियुन के बीच का रिश्ता। जैसे जैसे वे करीब आते गए, कुई वानियुन को ली हुआमिन के बारे में अच्छी धारणा होने लगी। खास तौर पर उस दिन जब ली हुआमिन बिना किसी हिचकिचाहट के शहर से बाहर निकल गई तो ऐसा लगा कि उसने उसे संक्रमित कर दिया है। इन कुछ दिनों में कुई वानियुन मूल रूप से जब भी समय मिलता ली हुआमिन को देखने के लिए अस्पताल आती। इससे ली हुआमिन अब अस्पताल छोड़ना नहीं चाहती थी। ली हुआमिन के माता पिता इस मामले के विकास को देखकर स्वाभाविक रूप से खुश थे। इसके अलावा वे ली हुआमिन के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे, इसलिए इस अवधि के दौरान ली हुआमिन हमेशा अस्पताल में रहे। ठीक है, अपनी चोटों का ख्याल रखना। जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम इस बारे में बात करेंगे। फिर उसने कुई वानियुन की ओर देखा जो बिस्तर के पास बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा भले ही तुम ठीक हो गए हो, मुझे डर है कि तुम्हारे पास मेरे साथ जाने का समय नहीं है। कुई वानियुन ने हुआन फैंग के शब्दों का अर्थ सुना। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, जबकि ली हुआमिन के चेहरे पर गर्व का भाव था। भाई, तुम्हें अपनी चोटों का ध्यान रखना चाहिए। मैं थोड़ी देर में फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। ली बिंगेयुन ने भी कहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह कोई बड़ी चोट नहीं है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ली हुआमिन ने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद ली हुआमिन ने अपनी बहन को आंख मारी और चुपके से कुई वानियुन की तरफ देखा जो उसके बगल में खड़ी थी। उसका मतलब बिल्कुल साफ था, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास कुछ काम है। ली बिंगेयुन को जल्दी ही समझ आ गया कि उसके भाई का क्या मतलब था। उसने अपने भाई की तरफ आंखें घुमाई। वह इतनी दयालु थी कि उसे उसकी परवाह थी, लेकिन वह वास्तव में उसे एक प्रकाश बल्ब की तरह नापसंद करता था। यह एक बाधा थी। हुआन फैंग को ये बात अपने दिल में मजेदार लगी। पहले ली हुआमिन किसी साथी के बारे में बात करने को तैयार नहीं था और उनके परिवार के सदस्य चिंतित थे। उन्हें लगा कि उसे वास्तव में इस पहलू में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वह व्यक्ति जिसे वह पसंद करता था उसे पा लेने के बाद वह अपनी बहन को बाधा बनने के लिए नापसंद करने लगा। हुआन फैंग और ली बिंगेयुन ने ली हुआमिन और कुई वानियुन को अलविदा कहने के बाद ली बिंगेयुन के पिता को भी अलविदा कहा। हालांकि ली बिंगेयुन के पिता अपनी बेटी और हुआन फैंग के बीच के मामले से सहमत नहीं थे, लेकिन ली बिंगेयुन के हुआन फैंग के साथ वापस हाइजो में जाने के मामले में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसका मतलब ये भी था कि उनका दिल पहले ही ढीला हो चुका था, अन्यथा वह ली बिंगेयुन के हुआन फैंग के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। इस अर्थ को समझने के बाद हुआन फैंग और ली बिंगेयुन का मूड तुरंत बेहतर हो गया और वे वापस सड़क पर चल पड़े। उस रात हुआन फैंग और ली बिंगेयुन पहले ही हाइजो पहुंच चुके थे। उनके लौटने से शांत विला भी जीवंत हो गया। हुआन फैंग इस विला और इन महिलाओं की रीढ़ था। ये सब उसके कारण ही था कि वे यहाँ रुके थे। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हुआन फैंग हमेशा यहाँ रहता था। इस बार हुआन फैंग कुछ दिनों के लिए यांग सिटी गया था। बचे हुए कुछ लोग वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि विला सामान्य से थोड़ा शांत था। हालांकि यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग रहते थे, फिर भी ये स्पष्ट था कि अब यहाँ पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। अब जबकि हुआन फैंग वापस आ गया था, हर कोई स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। उन्होंने एक छोटी सी सभा भी की। बेशक बैठक में शामिल होने वाले सभी लोग विला में थे। हर कोई खाना खा रहा था, गाना, नाचना, गाना। आखिरकार विला को उसकी पिछली जीवंतता में वापस लाया गया। सबके चले जाने के बाद हुआन फैंग अपने कमरे में वापस आया। उसने आदतन अपने स्टोरेज बॉक्स को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ कोई प्रतिस्थापन आइटम होगा। स्वर्गीय गहन संप्रदाय का गुप्त शास्त्र किंवदंती के अनुसार ये गुप्त शास्त्र स्वर्गीय गहन संप्रदाय में कई पीढ़ियों के इतिहास का परिणाम है। इसमें हर महान कीमियागर के ज्ञान और अनुभवों के साथ साथ गोली का नुस्खा भी शामिल है। ये बेहद कीमती है। गोली शोधन सूत्र। हुआन फैंग ने उस पुस्तक को पकड़ा जिसमें से एक प्राचीन आभा निकल रही थी और उसने खुद से कहा, जिसके बारे में बात करते हुए वह गोली बनाने के बारे में थोड़ा जानता था। जब उसने पहली बार खेल की दुनिया में प्रवेश किया तो उसने कीमिया भी सीखी। इसके अलावा उसने एक दिव्य उपकरण, दिव्य ड्रैगन कॉल्ड्रॉन प्राप्त किया था। वह चीज एक दिव्य उपकरण था जिसका उपयोग गोलियां बनाने के लिए किया जाता था और यह गोलियां बनाने की सफलता दर को बहुत बढ़ा सकता था। हालांकि हुआन फैंग ने हमेशा इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। वह शायद ही कभी गोलियां बनाता था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसके पास गोलियां बनाने का कोई बहुत अच्छा नुस्खा नहीं था। खेल की दुनिया में उसने इसके बारे में कुछ सीखा था। हालांकि उनमें से बहुत सारे नहीं थे और उनमें से ज्यादातर केवल खेल की दुनिया के लिए उपयुक्त थे। उदाहरण के लिए ब्लड रिवाइवल पिल, डेमन रिवाइवल पिल, अटैक इंक्रीज इत्यादि। इस वजह से हुआन फैंग असल जिंदगी में शायद ही कभी गोलियां बनाता था। वह लगभग भूल ही गया था कि उसे गोलियां बनाना आता है। हालांकि इस बार उसने वास्तव में एक ऐसी वस्तु प्राप्त की थी जिसने तुरंत हुआन फैंग के विचारों को जीवंत कर दिया। ये बहुत गहरा संप्रदाय एक संप्रदाय की तरह लग रहा था और यह गोलियों को गढ़ने पर कई पीढ़ियों के शोध का परिणाम था। ये बुरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये संप्रदाय निश्चित रूप से खेल में मौजूद नहीं था। अगर ऐसा था तो अंदर की गोली को वास्तविक जीवन में परिष्कृत किया जा सकता है। इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा हुआन फैंग ने पहले भी कुछ काल्पनिक उपन्यास पढ़े थे, लेकिन वह जानता था कि यह कीमिया तकनीक कितनी महत्वपूर्ण थी। ये कुछ उच्च स्तरीय कीमियागरों द्वारा परिष्कृत एक गोली थी। यहाँ तक कि शीर्ष विशेषज्ञ भी इसके लिए तरसते थे। वास्तव में पश्चिम की यात्रा में माउंट आय के पुराने भगवान भी कुछ हद तक एक कीमियागर थे। उनके हाथों में अमरता की दवाएं भी परिष्कृत थीं। जब तक हुआन फैंग के पास संगत सूत्र और सामग्री, साथ ही उच्च स्तर की कीमिया थी, तब तक वह दीर्घायु अमर औषधि को भी परिष्कृत कर सकता था।
इस बिंदु तक सोचते हुए हुआन फैंग का दिल थोड़ा उत्साहित था। हालांकि अब वह स्टोरेज बॉक्स के साथ बहुत सी चीजों का आदान प्रदान कर सकता था। हालांकि कुछ कीमती चीजें बहुत महंगी थी। इसके अलावा मात्रा की एक सीमा थी। अगर वह इसे खुद ही परिष्कृत कर सकता है तो यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट बात होगी। बेशक हुआन फैंग ये भी जानता था कि चाहे गुप्त शास्त्र कितना भी रहस्यमय क्यों न हो, फिर भी उसके लिए इसे परिष्कृत करना असंभव था। उसने अनुमान लगाया कि दीर्घायु अमर औषधि जैसा कोई स्वर्ग विरोधी सूत्र नहीं होगा। हालांकि हुआन फैंग निराश नहीं हुआ। ये कुछ न होने से बेहतर था। इसके अलावा अधिक परिष्कृत करना उसके कीमिया मानकों को बढ़ाने के लिए भी अच्छा था। भविष्य में जब उसे उच्च स्तर की कीमिया के सूत्रों का सामना करना पड़ेगा तो वह उन्हें परिष्कृत करने में सक्षम होगा। अरे मैं सोच रही थी 1856 हवाई हमला। एक जैसे ही हुआन फैंग ने गुप्त शास्त्र खोला और उसके अंदर का सूत्र देखना चाहा, गुप्त शास्त्र अचानक उसके हाथ से उड़ गया। हालांकि यह उसके सामने हवा में मंडराता रहा। ये है, हुआन फैंग ने इस परिचित दृश्य को देखा और एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा। ग्रेटर दैन, जैसा कि अपेक्षित था, अगले ही पल हुआन फैंग की स्टोरेज रिंग से दो चीजें बाहर निकली। वे जेड पेंडेंट थी जो उसने पहले प्राप्त की थी और लिंगलोंग ट्रेजर पैगोडा जो उसने यांग सिटी जाने से पहले प्राप्त किया था। तीनों चीजें एक ही समय में हुआन फैंग के ऊपर तैरने लगी और फिर घूमने लगी। तुम फिर से टेलीपोर्ट होने जा रही हो? सु यूमो और अन्य लड़कियों ने परिचित दृश्य देखा और पूछा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज टेलीपोर्टेशन होगा। सावधान रहो, अन्य लड़कियों ने चिंता से हुआन फैंग से कहा। हुआन फैंग मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब हमने टेलीपोर्ट किया है। हम जल्द ही वापस आएंगे। जब हम इस बार वापस लौटेंगे तो हमारे पास जाने के लिए एक और स्थानिक क्षेत्र होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि हम इस बार किस स्थानिक क्षेत्र में जाएंगे। दूसरी लड़कियों की आंखें भी चमक उठी। सच कहूं तो हालांकि पिछली बार जब वे स्वर्गीय ड्रैगनार्ड डिवीजनों की दुनिया में गई थी तो वह बहुत खतरनाक था, फिर भी वे वहां से जाने के लिए अनिच्छुक थी। वे अभी भी इस बारे में सोच रही थी कि कब हुआन फैंग उन्हें दूसरे अंतरिक्ष समय में ले जाए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वास्तविक दुनिया में लोग यात्रा करना चाहते थे। स्टोरेज बॉक्स में अन्य स्थान स्पष्ट रूप से यात्रा के लिए अधिक उपयुक्त थे। ये बहुत अधिक रोचक था। वे अलग अलग दुनियाएं और अलग अलग इतिहास, अलग अलग संस्कृतियां भी देखी जा सकती थी। मूल रूप से उन्हें केवल टेलीविजन पर ही देखा जा सकता था या उपन्यासों में। यह एक नया अनुभव था। लड़कियों की स्वाभाविक रुचि थी। उनमें से ली किंगलो, जो अभी असली दुनिया में आई थी, उसे सबसे अजीब लगा। यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि वह वास्तव में इस दुनिया में थी, एक निश्चित चरित्र के उपन्यास का एक पात्र, और उस उपन्यास में उसका भाग्य अब जो था उससे अलग था। इस अवधि के दौरान ली किंगलो ने हेवनली ड्रैगनार्ड डिवीजनों, टीटीवी और उपन्यासों को भी पढ़ना समाप्त कर दिया था। उसे अपनी स्थिति की बेहतर समझ भी थी। हालांकि उसे लगा कि यह अजीब था, लेकिन उसे पछतावा नहीं हुआ। सच कहूं तो हुआन फैंग और जूजू कोई अलग नहीं थे। वास्तव में वह उससे भी बेहतर था। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करने के लिए जूजू को पुस्तक में वर्णित किया गया था। हालांकि वह बेवकूफ और बदसूरत थी और हुआन फैंग स्पष्ट रूप से उससे बहुत बेहतर था, क्योंकि उसने पहले जूजू के साथ बातचीत नहीं की थी। ली किंगलो के मन में जूजू के लिए कोई भावना नहीं थी। इसके बजाय वह हुआन फैंग की उपस्थिति के लिए कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस करती थी। ली किंगलो को भी खाली पड़े दूसरे लोगों में बहुत दिलचस्पी थी। वह भी जाकर देखना चाहती थी। यह निश्चित रूप से एक नया अनुभव था। इस समय हुआन फैंग के सामने तीन चीजें तेजी से घूम रही थी। जो भंवर बना था वह बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उसके बाद हुआन फैंग लड़कियों के सामने भंवर में फंस गया और उनके सामने से गायब हो गया। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने हुआन फैंग को ले जाते हुए देखा था, लेकिन वे जानते थे कि हुआन फैंग को ज्यादा खतरा नहीं होगा। फिर भी वे उसके लिए चिंतित थे। दूसरी ओर एक छोटे से टेलीपोर्टेशन के बाद हुआन फैंग पहले से ही दूसरे अंतरिक्ष समय में प्रकट हो चुका था। ये जगह कहाँ है? आदिम जंगल। हुआन फैंग ने अपने आसपास की ओर देखा और बुदबुदाया। इस समय उसके चारों ओर ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, लाल फूल और हरी घास थी। उसके आसपास किसी भी इंसानी बस्ती या घर का नामो निशान नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके मन में भी यही विचार आया। आसपास के पेड़ ऊंचे थे। हुआन फैंग दूर का नजारा देखना चाहता था। ये बहुत मुश्किल भी था। ये सोचकर उसने इधर उधर देखा। आसपास कोई न देखकर वह ऊपर उड़ गया। अगर वह आसमान में उड़ना चाहता तो वहाँ का नजारा भी अच्छा देख सकता था। वह ये भी साफ साफ जान सकता था कि वह कहाँ है, क्योंकि आसपास के पेड़ कम से कम 10 मीटर ऊंचे थे। हुआन फैंग को ज्ञान का एहसास होने से पहले 10 मीटर से ज्यादा की उड़ान भरनी पड़ी। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी हरे पहाड़ और पेड़ थे और अभी भी मानव निवास के कोई निशान नहीं थे। आखिर यह जगह कहाँ है? हुआन फैंग ने धीरे से कहा और फिर वह एक दिशा निर्धारित करके उड़ना चाहता था। जमीन पेड़ों से भरी हुई थी। अगर कोई वहाँ से नीचे चला जाए तो खो जाना आसान था, इसलिए हवा में उड़ना बेहतर था। हालांकि इससे पहले कि हुआन फैंग दूर उड़ पाता, उसने दूर से कुछ काले बिंदु अपनी ओर उड़ते हुए देखे। शुरुआत में हुआन फैंग ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस तरह के माहौल में पक्षियों का होना कोई अजीब बात नहीं थी। उसे तो बस यही लगा कि वे आम पक्षी हैं। हालांकि उसे जल्द ही कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वे पक्षी बहुत तेज उड़ते थे और वे बहुत बड़े थे। उसने दूर से इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह करीब गया, हालांकि हुआन फैंग ने पाया कि वास्तव में बहुत सारे पक्षी थे जो उससे भी बड़े थे। यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात ये थी कि उसने पाया कि ये सभी उड़ने वाले जीव पक्षियों जैसे नहीं दिखते थे। उसने एक ऐसा जीव भी देखा जो आकार में सांप जैसा था और तेज गति से उसकी ओर उड़ रहा था। अरे ये क्या चीजें हैं? हुआन फैंग ने कहा। हालांकि इससे पहले कि हुआन फैंग स्पष्ट रूप से जांच कर पाता, वे जीव पहले ही तेजी से उसके पास आ चुके थे। हुआन फैंग एकदम से चौंक गया। जब उसने उन जीवों की आभा देखी तो ये स्पष्ट था कि वे बुरे इरादे से आए थे। वह तुरंत दूर उड़ गया। हालांकि उसे ये देखकर डर लग रहा था कि उसकी उड़ान की गति उसके पीछे मौजूद जीवों जितनी तेज नहीं थी। उन जीवों और उसके बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। इस समय सामने उड़ रहे एक बड़े पक्षी ने अचानक हुआन फैंग की ओर अपने पंख फड़फड़ाए। हुआन फैंग के शरीर की ओर एक स्पष्ट हवा बही। हुआन फैंग को खतरा महसूस हुआ और उसने सहज रूप से अपने शरीर को मोड़ लिया। उसने हवा को पकड़ लिया और उसे अपने पास से हटा दिया। उसके कपड़ों का एक कोना खरोंच गया और उसके कपड़ों का एक कोना तुरंत टुकड़ों में फट गया।
हुआन फैंग चौंक गया। ये जीव वाकई असाधारण थे। हुआन फैंग उनके शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। यह ऊर्जा उसी वर्ग की नहीं थी और अभी अभी हुए हमले ने भी इस बात को दर्शाया। हुआन फैंग को सिरदर्द इस बात से हुआ कि वहाँ एक से ज्यादा जीव थे। उसने दूर से कुछ ऐसे ही काले बिंदु भी अपनी ओर उड़ते हुए देखे। अरे क्या तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं? हुआन फैंग ने गाली दी। फिर वो पलटा और जमीन की ओर बढ़ गया। हुआन फैंग को पहले ही समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। आकाश में इन अधिपतियों की तुलना में वह आकाश में कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। उसके हमले सीमित थे और उसकी गति की तुलना इन अज्ञानी कमीनों से नहीं की जा सकती थी। इसलिए जमीन बेहतर थी। जमीन पर हुआन फैंग भी जवाबी हमला कर सकता था। इसके अलावा उसके नीचे घना जंगल था। उन उड़ने वाले लोगों के लिए नीचे उड़कर उस पर हमला करना आसान नहीं होगा। हुआन फैंग के पीछे के जीवों ने अनुमान लगा लिया था कि हुआन फैंग क्या सोच रहा था। वे उस पर पीछे से हमला करते रहे। हुआन फैंग लगातार सिर्फ बचकर भाग सकता था। वह बहुत दुखी लग रहा था। उसे याद भी नहीं था कि पिछली बार वह कब इतनी दयनीय स्थिति में था। जब से उसे गहन आंतरिक ऊर्जा मिली थी तब से वह कभी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं था। लेकिन हुआन फैंग ने फिर भी रुकने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब वह उन जीवों से गिर गया तो वह बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने न केवल गति कम की बल्कि अपनी गति भी बढ़ानी जारी रखी। वे जीव अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। पता नहीं कौन सा बेवकूफ उड़ने की हिम्मत कर रहा है। क्या वह जीने से थक गया है? कहीं पहाड़ में किसी ने आसमान में हुआन फैंग की दयनीय आकृति देखी और उसके बगल में खड़े लोगों से कहा, मुझे लगता है कि वह सिर्फ किस्मत की उम्मीद कर रहा है। इन कुछ दिनों में आसमान पर कब्जा करने वालों में से किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से मरने वाला है। उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, चलो अब इस बेवकूफ के बारे में चिंता मत करो। चलो अपनी यात्रा जारी रखें और जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दें। हाँ, हम कई दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर और अन्य लोग कैसे हैं। इस पहाड़ को छोड़ने वाले लोगों की संख्या काफी होनी चाहिए। उस समय बहुत सारे क्रूर जानवर थे और शैतानों के लोग भी थे। वे सभी तितर बितर हो गए। हालांकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बचकर निकल गए होंगे। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। ये वास्तव में मानव जाति के लिए एक आपदा है। इससे पहले शैतान थे और फिर क्रूर जानवर थे। क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग चाहता है कि हम मनुष्य मर जाएं? एक अन्य व्यक्ति ने मिश्रित भावनाओं के साथ कहा। उसके बगल में बैठा आदमी कुछ नहीं बोला। उसके खामोश चेहरे पर भी कुछ हताशा झलक रही थी। ये दो लोग ही थे जो मुख्य समूह के साथ 100,000 पहाड़ों में चले गए थे। वे नश्वर दुनिया के शिष्य थे जिन्होंने शैतानों पर हमला किया था। बाद में उन पर बड़ी संख्या में दुष्ट जानवरों ने हमला किया। चाहे वे शैतान हो या मानव शिष्य, वे सभी भाग गए थे। 100,000 पहाड़ों में वातावरण जटिल था। वे भागते रहे और भागते रहे। उनमें से कई भाग गए लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। वह था 100,000 पहाड़ों को छोड़ना। हालांकि इस जगह को छोड़ना कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। पर्यावरण, साथ ही उनमें से किसी ने भी आकाश में उड़ने की हिम्मत नहीं की, वरना वे निश्चित रूप से दुष्ट जानवर के हमले को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा वे कभी कभी इस पहाड़ में शैतानों के लोगों से टकरा जाते थे। दुष्ट जानवर के खतरे के बिना वे दोनों प्राणघातक दुश्मन थे। इसलिए एक बार जब वे मिले तो दोनों के बीच लड़ाई का एक और दौर होगा। और इस वजह से 100,000 पहाड़ों को जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। सदस्यों की हानि कभी कभी होती थी, लेकिन उनके सामने ये दो लोग, वे मूल रूप से 5 लोगों की एक टीम थे, लेकिन बाकी 3 पहले ही रास्ते में मर चुके थे। कुछ को दुष्ट जानवर ने मार डाला और कुछ को शैतानों के लोगों ने मार डाला। अब वे दोनों ही बचे थे। हाल ही में उनके लिए पहाड़ों में शैतानों के शिशु या मानव शिशु का सामना करना बहुत दुर्लभ था। ये देखा जा सकता था कि उनमें से कई इस जगह को छोड़ चुके थे। बेशक ये भी संभावना थी कि वे मारे गए थे। संक्षेप में, यहाँ बहुत से लोग नहीं बचे थे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि हुआन फैंग ने आसमान में उड़ने की हिम्मत की है तो उन्होंने उसे अपना आदमी समझ लिया। हुआन फैंग ने भी उन्हें मन ही मन मौत की सजा सुनाई थी। उन्होंने कभी हुआन फैंग को बचाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे वहाँ गए भी तो वे ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। वे अपनी जान भी गंवा सकते थे। इस प्रकार कुछ देर तक आहें भरने के बाद वे दोनों फिर से चल पड़े। उन्हें अभी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। वे जितने लंबे समय तक यहाँ रहेंगे यह उतना ही खतरनाक होगा। उन्हें जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना था। 1857 ये कहाँ है दो इस समय। हुआन फैंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये 100,000 पहाड़ हैं। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन पहाड़ों में नश्वर दुनिया और शैतानों के बहुत सारे शिष्य बिखरे हुए हैं। इस समय हुआन फैंग केवल अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था। ग्रेटर दैन। हुआन फैंग को एहसास हुआ कि भले ही वो जमीन पर गिर जाए, लेकिन आसमान में उड़ने वाले उन जीवों का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वे सीटी बजाते हुए नीचे झपटे, उनके सिर के ऊपर घनी शाखाओं से गुजरे और हुआन फैंग पर भयंकर हमला किया। हुआन फैंग ने अपना सिर घुमाया और एक प्राणी को देखा जो बिल्ली जैसा दिख रहा था। प्राणी के चेहरे को देखते ही वो उसके सिर के ऊपर तक पहुंच गया था। यह शायद धरती पर पाई जाने वाली बिल्लियों जैसा ही था। हालांकि इस समय इस प्राणी के चेहरे पर दूसरी बिल्लियों जैसा प्यारा भाव नहीं था। इसके बजाय इसमें एक भयंकर भाव था। हुआन फैंग ने अपने पैरों को स्थिर किया और मजबूती से जमीन पर खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों हथेलियों से उस जीव पर वार किया जो उस पर हमला कर रहा था। हुआन फैंग की हथेली से एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। एक भ्रामक ड्रैगन छाया उस जीव की ओर उड़ी। ऐसा लग रहा था कि प्राणी ने हुआन फैंग के हमले को भांप लिया था और वह उसका प्रतिरोध करना चाहता था। हालांकि जब उसने फिर से हमला करना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। एक शक्तिशाली हथेली ने जीव के शरीर पर सटीक प्रहार किया। जीव के पंख का स्केल थोड़ा नीचे गिर गया और जीव अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। वह पीछे की ओर उड़ गया। जाहिर है उसकी चोटें हल्की नहीं थी। हुआन फैंग की आंतरिक ऊर्जा इस समय बहुत मजबूत थी। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट की दुनिया के शीर्ष गुरु भी अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। हालांकि हुआन फैंग का हमला प्रभाव और भी स्पष्ट था। यह एक बिल्ली जैसा प्राणी था। भले ही यह मर न जाए, लेकिन ये बुरी तरह घायल हो जाएगा। हालांकि इससे पहले कि हुआन फैंग खुश हो पाता, आकाश में मौजूद दूसरे जीव वे एक बार फिर नीचे झपट्टा मारते हुए आए। जाहिर है वे हुआन फैंग से डरे नहीं थे। इस बार हुआन फैंग के पास भागने का ही विकल्प था,
क्योंकि एक ही समय में उस पर बहुत सारे जीव हमला कर रहे थे। भले ही वह एक को मार भी दे, लेकिन दूसरे जीव उसे रोक नहीं सकते थे। इन जीवों को देखकर वे निश्चित रूप से साधारण जीव नहीं थे। उनके हमलों के तहत शायद वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह घायल नहीं होगा। इस प्रकार हुआन फैंग ने निर्णायक रूप से भागने का फैसला किया। उसके पीछे आकाश में जीव वे हुआन फैंग का लगातार पीछा कर रहे थे। सौभाग्य से इस क्षेत्र में केवल विशाल पेड़ थे, इसलिए उन जीवों की उड़ान को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसने हुआन फैंग को भागने में भी मदद की। इससे उसके लिए भागना भी आसान हो गया। टकराना। जैसे ही हुआन फैंग को लगा कि वह उन अजीबोगरीब उड़ने वाले जीवों से छुटकारा पाने वाला है, अचानक उसके बगल में एक पेड़ के पीछे से एक आकृति बाहर निकली। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर तोप का गोला लगा हो। वह पीछे की ओर उड़ गया। खांसी जमीन पर उतरने के बाद हुआन फैंग को अपने शरीर में खून और कीवी का मंथन महसूस हो रहा था। जाहिर है उस पर अभी जो हमला हुआ था वो बुरा नहीं था और उसे कुछ चोटें भी आई थी। इस समय हुआन फैंग ने भी देखा कि अभी अभी उस पर किसने हमला किया था। यह एक ऐसा प्राणी था जिसके शरीर पर सुनहरे फर थे। इसका लंबा शरीर लगभग 3 या 4 मीटर लंबा था। इसके 4 पंजे तीखे और लाभप्रद थे। ये कदम दर कदम हुआन फैंग की ओर बढ़ रहा था। अरे ये कौन सी जगह है? हर जगह जीव क्यों है? हुआन फैंग ने एक ऐसा जीव देखा जिसे वह नहीं जानता था और वह शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि अब उन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसके सामने मौजूद प्राणी ने हुआन फैंग को खतरे का एहसास कराया। ये प्राणी वास्तव में खुद को छिपाता है और उस पर चुपके से हमला करता है। जाहिर है ये प्राणी बुद्धिमान था। इसके अलावा हुआन फैंग को उसके शरीर से एक खतरनाक आभा भी महसूस हो रही थी। जाहिर है यह अनजान प्राणी कमजोर नहीं था। हुआन फैंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। इस समय वह जीव अचानक हुआन फैंग की ओर कूद पड़ा। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। हुआन फैंग को मछली की गंध सूंघने में सक्षम लग रहा था। हुआन फैंग इस बार पहले से ही तैयार था। उसने देखा कि जीव उस पर हमला कर रहा है। उसने एक बार फिर अपनी हथेलियां हिलाई और जीव भी तैयार लग रहा था। उसका मुंह हुआन फैंग की ओर खुला और बंद हुआ। उसके बाद एक भयानक ऊर्जा बाहर निकली। हुआन फैंग की 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों की हथेली की ऊर्जा जीव की हथेली की ऊर्जा से टकराए। धमाका। दोनों ऊर्जाएं हवा में टकराई। इस बार टक्कर से आसपास की हवा विकृत हो गई। हुआन फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके 18 ड्रैगन को दबाने वाले हथेलियां उसे मात नहीं दे पाई और वह प्राणी अभी भी उसी गति से उसकी ओर उड़ रहा था। हुआन फैंग ने अपने शरीर को थोड़ा घुमाया ताकि वह प्रतिद्वंद्वी के हमले से बच सके। हालांकि जीव ने बहुत जल्दी अपना हमला बदल दिया। उसने अपनी पूंछ घुमाई और हुआन फैंग के हाथ पर वार किया। हुआन फैंग तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। अभी जो एहसास हुआ ऐसा लगा जैसे उसे स्टील की छड़ से मारा गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि यह किसी नरम पूंछ की वजह से हुआ है। हालांकि उस जीव को जीतते हुए पीछा करने का सिद्धांत मालूम था। इससे पहले कि हुआन फैंग रोक पाता, उसने फिर से हमला कर दिया। हुआन फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वहीं खड़े होकर उस जीव को घूरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह डर गया हो। हालांकि जैसे ही वह प्राणी हुआन फैंग के करीब पहुंच रहा था, अचानक उसके सामने एक विशालकाय कड़ाही आ गई। प्राणी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह उसमें जा घुसा। कूम। ऐसा लग रहा था कि वह प्राणी झटके से बेहोश हो गया था और उसका सिर चकरा गया था। हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से ऐसा अवसर नहीं जाने देगा। उसने दिव्य ड्रैगन कड़ाही को हटा दिया और प्राणी पर मुक्का मारा। प्राणी का शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया। इस बार हुआन फैंग ने आराम नहीं किया। उसका शरीर भी उड़ गया। उसने प्राणी का बारीकी से पीछा किया और प्राणी के शरीर पर एक के बाद एक मुक्के मारे। पहले तो प्राणी ने जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन हुआन फैंग के तूफानी हमलों के सामने वह जल्दी ही प्रतिरोध करने की क्षमता खो बैठा। अंत में वह केवल मार ही झेल सका। टकराना। आखिरी मुक्का मारकर हुआन फैंग ने जीव को फिर से उड़ा दिया और 3 लोगों से घिरे एक बड़े पेड़ से टकराया। उसके बाद वह धीरे धीरे नीचे खिसका, लेकिन वह पहले ही मौत की कगार पर पहुंच चुका था। सार। हुआन फैंग ने अचानक अपने सिर के ऊपर से एक आवाज सुनी। फिर बिना सोचे समझे वो जमीन पर लुढ़क गया और उसे अपने पीछे हवा का झोंका महसूस हुआ। जब हुआन फैंग ने पलटकर देखा तो यह एक और उड़ने वाला प्राणी था जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। अरे तुम कमीने, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है? हुआन फैंग पर भी इन प्राणियों द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था, जिससे उसका गुस्सा बढ़ रहा था। फिर हुआन फैंग ने स्टोरेज बॉक्स से सीधे एक शक्तिशाली स्नाइपर राइफल का आदान प्रदान किया। ये स्नाइपर राइफल पृथ्वी से नहीं बल्कि हाईटेक युग का उत्पाद था। जो गोली चलाई गई वो कोई साधारण गोली नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की गोली थी जो ऊर्जा के समान थी। एक धमाके के साथ हुआन फैंग ने उस बड़े पक्षी पर निशाना साधा जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था। उसने निर्णायक रूप से गोली चलाई। बंदूक में लगी गोली बहुत तेज थी। पलक झपकते ही बड़े पक्षी ने एक दुखद चीख निकाली। उसके शरीर से बहुत सारे पंख गिर गए और आसमान से मुट्ठी भर खून गिरा। भाला जीव पर लगने के बाद हुआन फैंग रुका नहीं। उसने जीव पर निशाना साधा। उसने फिर से गोली चलाई और इस बार भला और भी सटीक था। ये सीधे जीव के सिर पर लगा। फिर जीव को चीखने का भी समय नहीं मिला, वह आसमान से नीचे गिर गया। जाहिर है इस जीव को हुआन फैंग ने मारा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम सबका इलाज नहीं कर सकता, हुआन फैंग ने ये दृश्य देखने के बाद कहा। पीछा किए जाने के बाद से जो गुस्सा उसे महसूस हो रहा था वह आखिरकार थोड़ा शांत हो गया था। हालांकि इस उड़ने वाले जीव को मारने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी। इस वजह से दूसरे उड़ने वाले जीवों ने हुआन फैंग पर हमला करना नहीं छोड़ा। दरअसल वे जीव हुआन फैंग से क्रोधित लग रहे थे। वे और भी तेज और ज्यादा क्रूर गति से हुआन फैंग की ओर दौड़े। हुआन फैंग के पास वापस लड़ते हुए भागने का ही विकल्प था। हालांकि वे जीव बहुत होशियार थे। वे पहले से ही जानते थे कि हुआन फैंग के हाथ में कितना शक्तिशाली आदमी है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर चकमा दिया और वे बहुत फुर्तीले लग रहे थे। नतीजतन हालांकि हुआन फैंग का भाला बहुत तेज था, लेकिन सटीकता दर तेजी से गिर रही थी। इस तरह की लड़ाई में इस भाले की शक्ति बहुत कम हो गई थी। असहाय हुआन फैंग केवल भागना जारी रखने का विकल्प चुन सकता था। सौभाग्य से नीचे का वातावरण काफी जटिल था, साथ ही हुआन फैंग का माइक्रोस्टेप भी। इसलिए हालांकि वे जीव उस पर हमला करते रहे, फिर भी उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थी
और ऐसी स्थिति में जहाँ एक पक्ष पीछा कर रहा था और दूसरा पक्ष भाग रहा था, यह 1 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा, इससे पहले कि हुआन फेंग आखिरकार उन जीवों के पीछे से बचने में कामयाब हो पाता। हुआन फेंग ने राहत की सांस ली। उसने अपने दिल में आसपास के पेड़ों को भी धन्यवाद दिया। ये पेड़ वाकई बहुत ऊंचे और घने थे। हुआन फेंग नीचे खड़ा था, वह आसमान भी नहीं देख पा रहा था और उसके आसपास का माहौल भी बहुत अंधेरा था। बेशक इससे उड़ने वाले जीवों की दृष्टि पर भी असर पड़ा, जिससे उनका पीछा करना मुश्किल हो गया। यही कारण था कि हुआन फेंग को छिपने का मौका मिल गया। उसके बाद वह उन जीवों के हमलों से बच निकला। ओह, आखिरकार मैं उनसे छुटकारा पा गया। हुआन फेंग जमीन पर लेट गया और कुछ राहत के साथ बोला। इस समय हुआन फेंग केवल एक अच्छा आराम करना चाहता था। वह स्थानिक क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन के बाद से ही लड़ रहा था। भागने में बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी। इतने लंबे समय के बाद उसे एक अच्छे आराम की जरूरत थी। हालांकि हुआन फेंग को जिस बात ने उदास कर दिया वही था कि इतने लंबे समय के बाद ज्यादातर समय उसे वास्तव में मार खाने और भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। जब से वह स्वर्गीय ड्रैगन आर्ट डिवीजनों की दुनिया से बाहर आया था, तब से वह इतनी दयनीय स्थिति में कभी नहीं था। नतीजतन आज इस पहाड़ पर उसे एक बार फिर वह शर्मनाक एहसास हुआ। ये जगह वास्तव में कहाँ है? हुआन फेंग ने अपने आसपास के घने जंगल को देखा और मन ही मन सोचा। इतने लंबे समय तक दौड़ने के बाद वह पूरी तरह से अपनी दिशा खो चुका था। इस दौरान उसने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा था। 1858 आशा शून्य हुआन फेंग को कैसे पता चला? ऐसा नहीं था कि इस पहाड़ पर कोई नहीं था। वास्तव में अभी भी बहुत से लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। हालांकि जब उन्होंने आसमान में उड़ते हुए दुष्ट जानवर को देखा तो वे तुरंत दूर भाग गए। इसलिए हुआन फेंग, जिसका पीछा उड़ते हुए दुष्ट जानवर कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं देख पाए। नश्वर दुनिया में बड़े संप्रदायों के अनुयायी और शैतानों के लोग इस अवधि के दौरान उन्होंने यहाँ बहुत से दुष्ट जानवरों से लड़ाई की थी। स्वाभाविक रूप से वे यहाँ के दुष्ट जानवरों के बारे में जानते थे, खासकर दुष्ट जानवरों के उड़ने वाले प्रकार के बारे में। अभी उनकी प्राथमिकता इस जगह से भागना था। स्वाभाविक रूप से वे उड़ने वाले दुष्ट जानवरों से फिर से नहीं मिलना चाहते थे। हुआन फेंग ने कुछ देर आराम किया, फिर उसका शरीर थोड़ा ठीक हुआ। मूल रूप से यहाँ के पेड़ बहुत हरे भरे थे, जिससे दिशा निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके अलावा वह अभी बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भाग रहा था, इसलिए अब उसे दिशा के बारे में और भी अधिक जानकारी नहीं थी। और अब हुआन फेंग ने आसमान में उड़ने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसके शानदार कौशल के कारण ही क्यों न हो। इतने सारे उड़ते हुए शातिर जानवरों का सामना करने पर वह शक्तिहीन महसूस करता था। हालांकि उसने अभी कुछ उड़ते हुए शातिर जानवरों को मारा था, लेकिन बचे हुए शातिर जानवरों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वे उस पर हमला करते रहे। पहाड़ पर मौजूद शातिर जानवरों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें से अनगिनत थे। उसे कैसा लगा कि वह उन्हें मारने जा रहा है। उसके पीछे शातिर जानवरों की संख्या कम नहीं थी। वास्तव में उसे ऐसा लग रहा था कि वह उनमें से ज्यादा को मार रहा है। इसलिए हुआन फेंग ने अब उनसे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह केवल पहले भाग सकता था। सौभाग्य से उसके पास छिपने का हुनर था। उन क्रूर जानवरों के पीछे से बच निकलना असंभव नहीं था। हालांकि उन क्रूर जानवरों की नाक बहुत तेज लग रही थी। भले ही हुआन फेंग ने छिपने का हुनर इस्तेमाल किया हो, फिर भी उसे बहुत समय लगेगा। तभी वह वास्तव में उन क्रूर जानवरों के पीछे से बच पाया। और अब हुआन फेंग को जो करने की आवश्यकता थी वह था इस स्थान से बाहर निकलना और उन मनुष्यों को ढूंढना, ताकि वह उस स्थानिक क्षेत्र की पृष्ठभूमि को समझ सके जिसमें वह था। चूंकि वह अब दिशा नहीं बता सकता था, इसलिए हुआन फेंग ने एक यादृच्छिक दिशा चुनी और आगे बढ़ता रहा। हालांकि यह विशाल पर्वत बहुत बड़ा था। जब तक वह एक दिशा में चलने पर जोर देता, वह इस जगह से बाहर निकलने में सक्षम होता। जहाँ तक हुआन फेंग का सवाल है, जिसके पास माइक्रोस्टेप था, उसे अपने रास्ते पर जल्दी चलना था। वास्तव में उसके लिए यात्रा करना मुश्किल नहीं था। जब उसने माइक्रोस्टेप का इस्तेमाल किया तो वह अपने शरीर में आंतरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकता था। ऐसे जटिल वातावरण में माइक्रोस्टेप का भी अच्छा प्रभाव पड़ा, इसलिए हुआन फेंग की गति बहुत तेज थी। न केवल उसने कोई आंतरिक ऊर्जा खर्च नहीं की, बल्कि उसकी आंतरिक ऊर्जा भी लगातार बढ़ रही थी। कोई है वहाँ। हुआन फेंग कुछ देर सड़क पर रहा। अचानक उसे अपने सामने लड़ाई की आवाज सुनाई दी, साथ ही एक महिला की कोमल आवाज भी। हुआन फेंग के हाव भाव बदल गए और उसने जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ गया। बहुत जल्द ही हुआन फेंग ने महल की पोशाक में एक महिला को देखा। वह एक क्रूर जानवर से लड़ रही थी और उस लड़की की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उसके कई कपड़े टूटे हुए थे, उसकी गोरी त्वचा खुली हुई थी और उसकी हरकतें वह थोड़ी धीमी लग रही थी और उसका चेहरा थोड़ा पीला था। हुआन फेंग ये भी महसूस कर सकता था कि उसकी क्यों स्थिर थी। वह घायल लग रही थी। महिला के सामने एक बहुत बड़ा खतरनाक जानवर था। हालांकि खतरनाक जानवर बहुत बड़ा था, लेकिन इससे उसकी चपलता पर कोई असर नहीं पड़ा। वह उछलता कूदता था और फुर्ती से चलता था और उसके तीखे पंजे यही उसके हमले का हथियार भी थे। खतरनाक जानवर के सामने महल की वर्दी में महिला। मैं बस उससे निपटते निपटते थक गई हूँ। हुआन फेंग ने कुछ देर तक उसे देखा और मदद करने का फैसला किया। यह महिला अब तक उसकी ही थी। वह उसे इस तरह शातिर जानवर द्वारा मारे जाते हुए नहीं देख सकता था, और क्योंकि शातिर जानवर इस समय तक उसका पीछा कर रहा था, इसलिए हुआन फेंग के मन में शातिर जानवर के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। अब जब उसने उसे देखा तो वह निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाएगा। दुष्ट जानवर का ध्यान उसके सामने खड़ी लड़की पर केंद्रित था। इसके अलावा हुआन फेंग की आंतरिक ऊर्जा गहरी थी। उसके कदम हल्के थे, इसलिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उससे कुछ ही दूरी पर पहले से ही एक और व्यक्ति था। अब एक और व्यक्ति था जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण था। मेंग याओ इस समय निराशा में थी। ये सच्ची निराशा थी। उसे आखिरकार संप्रदाय से कोई मिल गया था। हालांकि शैतानों के साथ युद्ध और दुष्ट जानवर के हमले के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालांकि जब वे पीछे हट रहे थे, वह एक बार फिर संप्रदाय के अधिकांश लोगों से अलग हो गई। वहाँ केवल 2 संप्रदायों के शिष्य थे। हालांकि भागने की प्रक्रिया के दौरान 2 शिष्य भी एक के बाद एक मर गए। एक दुष्ट जानवर के पंजे के नीचे मर गया और दूसरा शैतानों के चुपके हमले में मारा गया। इस प्रकार वह एक बार फिर अकेली हो गई, और क्योंकि वह घबराहट में भाग रही थी, मेंग याओ ने एक बार फिर अपनी मूल दिशा खो दी। उसे दुख के साथ पता चला कि वह एक बार फिर खो गई थी।
रास्ते में उसका सामना दुष्ट जानवर और शैतानों के लोगों से हुआ था। हालांकि उसे नश्वर दुनिया के अन्य संप्रदायों के किसी भी शिष्य का सामना नहीं करना पड़ा था। चाहे वो दुष्ट जानवर हो या शैतान के लोग, वे स्पष्ट रूप से मेंग याओ के अनुकूल नहीं थे। ठीक इसी तरह मेंग याओ ने रास्ते में लड़ाई लड़ी और उसके शरीर पर चोटें और भी गंभीर होती गई। वह आराम करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहती थी। हालांकि रास्ते में हर जगह खतरे थे, कोई समय या जगह नहीं थी उसे आराम करने का समय दे। और अब जब वह अपने रास्ते पर थी तो उस पर एक बार फिर से दुष्ट जानवर ने हमला किया। और इस बार क्योंकि वह घायल थी, उसने पाया कि दुष्ट जानवर थोड़ा देर से आया था। इस कारण वह दुष्ट जानवर की चपेट में आ गई। परिणाम स्वरूप उसके शरीर पर चोटें और भी गहरी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्रूर जानवर की ताकत कमजोर नहीं थी। अपनी चरम अवस्था में भी वही कहने की हिम्मत नहीं कर पाई कि वह इस क्रूर जानवर को हरा सकती है। गंभीर रूप से घायल होने की बात तो दूर की बात है, क्या ये हो सकता है कि मैं यही मरने जा रही हूँ। मेंग याओ का दिल कुछ उदास था जब उसने सोचा 1 महीने से ज्यादा समय पहले से ही वह संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ 100,000 पहाड़ों पर एक परीक्षण से गुजरने के लिए गई थी। वह फिर कभी बाहर नहीं गई और इस अंधेरे और खतरनाक माहौल में रह रही थी। सच कहूँ तो मेंग याओ के लिए भागने के ये दिन काफी हो गए थे। उसने एक बार फिर अपने गुरु और संप्रदाय की वरिष्ठ बहनों मेंग याओ को देखा था। उसने सोचा कि उसके ऐसे दिन अब खत्म होने वाले हैं। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से गलत सोचा था। थोड़े समय के पुनर्मिलन का अनुभव करने के बाद उसने अपने दिन ठीक कर लिया और एक बार फिर भागना शुरू कर दिया। और इस बार पूरे 100,000 पहाड़ों में मौजूद क्रूर जानवर जाग गया था। नतीजतन इस बार उसका भागना पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक था और अब वह आखिरकार एक निराशाजनक स्थिति में आ गई थी। शायद इसे भी राहत का एक रूप माना जा सकता है। ये सोचते हुए मेंग याओ के मुंह का कोना थोड़ा सिकुड़ गया, जैसे कि उसने पहले ही सब कुछ सोच लिया हो। उसके अधीनस्थों की हरकतें काफी धीमी हो गई, जैसे कि वे मौत का इंतजार कर रहे हों। लेकिन इस समय उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ ही दूरी पर एक आकृति देखी। वह थोड़ा चौंक गई। शुरू में उसे लगा कि उसने गलत देखा है। चाहे वो खुद हो या ये दुष्ट जानवर, उनकी ताकत कम नहीं थी। यह असंभव था कि कोई उनके पक्ष में आया हो। उन्हें अभी तक इसका पता नहीं चला था। हालांकि जब उसने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत नहीं थी। वहाँ वास्तव में एक व्यक्ति था और वह शैतानों में से कोई नहीं लग रहा था। इस खोज ने मेंग याओ को बहुत उत्साहित कर दिया। वह हार मानने को तैयार थी, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने की प्रेरणा थी। हालांकि मेंग याओ उस आकृति को देखने में बहुत व्यस्त थी। वह भूल गई थी कि वह अभी भी एक खतरनाक क्रूर जानवर से लड़ रही थी। इतने कम समय में उसके सामने मौजूद क्रूर जानवर ने अवसर का फायदा उठाया। उसने उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया और उसे उड़ा दिया। मेंग याओ ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं है। वह हवा में थी। उसने पहले ही देखा था कि दुष्ट जानवर अपने दांत दिखा रहा था। जैसे ही वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा, उसके मुंह में नुकीले दांत थे। ऐसा लग रहा था कि वह तैयार था। अगले ही पल वह दुष्ट जानवर के मुंह के नीचे दब सकती थी। मेंग याओ ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह पहले से ही निराशा में थी, लेकिन अब वह मर चुकी थी। हालांकि अब जब उसने किसी को प्रकट होते देखा तो उसकी लड़ाई की भावना फिर से जाग उठी। जाहिर है वह इस तरह मरना नहीं चाहती थी। हालांकि वास्तव में वह सिर्फ मजाक कर रही थी जब वह मरना नहीं चाहती थी। वह खतरे में थी। ठीक है, वह व्यक्ति क्या कर रहा था? मेंग याओ ने अभी यह सोचा ही था कि अचानक उसने देखा कि वह दुष्ट जानवर उसकी ओर झपट रहा है। उसका पूरा शरीर उड़ गया। उस विशाल शरीर पर जमीन में एक मुट्ठी भर छेद भी था, जिससे पता चलता था कि इस बार उसे कितना नुकसान हुआ है। दुष्ट जानवर की जमीन पर गिरने के बाद उसने एक करुण चीख निकाली और उठना चाहा। हालांकि उसके उठने से पहले ही एक आकृति उसके सामने आ चुकी थी। एक लात उसके सिर पर लगी। मेंग याओ जो थोड़ी दूर पर था, उसने एक चटकने की आवाज भी सुनी। ये खोपड़ी की टूटने की आवाज थी। ये देखा जा सकता था कि इस लात की शक्ति कितनी भयानक थी। अब वह दुष्ट जानवर और भी दयनीय स्थिति में था। न केवल उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था, बल्कि बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसका सिर भी खून से लथपथ था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इससे उसका पाशविक स्वभाव और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया था, जिससे उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए थे। वह स्पष्ट रूप से बेहद खतरनाक स्थिति में था। हालांकि उस पर हमला करने वाले व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसके शरीर पर मुक्के मारता रहा और हड्डियां टूटने की आवाज आती रही। साथ ही उस क्रूर जानवर की दयनीय चीख भी सुनाई देती रही। अंत में शातिर जानवर के पास वापस लड़ने की क्षमता नहीं थी। जब तक उसे पीट कर मार नहीं दिया गया, तब तक वह मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर पड़ा रहा। उसके शरीर की सभी हड्डियां शायद उस व्यक्ति द्वारा तोड़ दी गई थी जो अभी आया था। जब मेंग याओ ने ये दृश्य देखा तो उसकी पलकें हिंसक रूप से फड़क उठी। हालांकि वह अभी शातिर जानवर द्वारा गंभीर रूप से घायल हुई थी, फिर भी वह शातिर जानवर को इस तरह से दुखद तरीके से मरते हुए नहीं देख सकती थी। बेशक उसका इरादा उस व्यक्ति को दोषी ठहराने का नहीं था जिसने शातिर जानवर को मार डाला। वह एक साधारण छोटी लड़की नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि मामला सही और गलत था। ऐसे शातिर जानवर से निपटने के लिए वह अधिक हिंसक तरीके का इस्तेमाल करेगी। ये पूरी तरह से समझ में आता था अतीत में जब वे शातिर जानवर से लड़ रहे थे। बस इतना है कि शक्ति अभी के आदमी जितनी डरावनी नहीं है। इसके अलावा मेंग याओ को यह भी समझ में आ गया कि अगर यह व्यक्ति समय पर प्रकट नहीं होता तो वह पहले ही इस क्रूर जानवर के मुंह में मर चुकी होती। इसलिए ये व्यक्ति उसका रक्षक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। 1859-172 आप कैसे हैं? जब मेंग याओ अपने विचारों में खोई हुई थी तो हत्यारे को मारने वाला और उसे बचाने वाला व्यक्ति पहले ही उसके पास आ चुका था। नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी अपने मन में आए विचारों के बारे में सोचते हुए मेंग याओ को थोड़ा अजीब लगा। वास्तव में मेंग याओ ठीक नहीं थी। वह पहले भी घायल हो चुकी थी। बाद में क्योंकि वह विचलित थी, शातिर जानवर ने अवसर का लाभ उठाया और उसकी चोटों को बढ़ा दिया। वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर थी। आपको पहले कुछ घावों का इलाज करना चाहिए, हुआन फेंग ने कहा। ये वो व्यक्ति था जिसने शातिर जानवर को मार डाला और मेंग याओ को बचाया। बेशक ये हुआन फेंग था। हुआन फेंग किनारे पर खड़ा था और उसने मेंग याओ को खतरनाक स्थिति में देखा। यही कारण था कि उसने हमला किया। उसके लिए एक इंसान को देखना आसान नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह इस इंसान को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसके पास पूछने के लिए अभी भी बहुत सी बातें थी।
ठीक है। उसके बाद वह एक बड़े पेड़ के सहारे टिककर बैठ गई। उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसे अजीब लगा, मेंग याओ के हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं थे। उसने अपनी छाती से दवा की बोतल निकाली और उसे अपने घायल हाथ पर लगाया। उसके पेट पर घाव था। मेंग याओ ने हुआन फैंग की तरफ देखा। उसके बाद उसने अपने दांत पीस लिए और अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए मुड़ी। फिर उसने जल्दी से दवा लगाई। उसके बाद वह मुड़ी। हालांकि इस समय उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। हालांकि हुआन फैंग ने अभी अभी अपने कपड़े उठाए थे, लेकिन उसने नहीं देखा था कि वह कैसी दिखती है। हालांकि ये पहली बार था जब मेंग याओ ने विपरीत लिंग के सामने ऐसा कुछ किया था। उसके विचार से ऐसा काम पहले से ही अनुचित था। इसने मेंग याओ को, जो स्टिल वाटर हाउस जैसी जगह में पली बड़ी थी, जहाँ आसपास कोई पुरुष नहीं था, अपने दिल में थोड़ी शर्म महसूस हुई। हुआन फैंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये तो दूर की बात है कि उसने इसे देखा भी नहीं। भले ही उसने इसे देखा हो, एक पृथ्वीवासी के लिए जो अक्सर सड़कों पर सेक्सी कपड़े पहने खूबसूरत महिलाओं को वास्तविकता में देखता है, एक महिला के पेट को देखने के बारे में उपद्रव करने लायक नहीं था। मेंग याओ का चेहरा थोड़ा लाल था। हुआन फैंग ने भी इसे देखा, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह घायल थी, उसकी सांस अस्थिर थी और उसकी नेक्सिया अराजक थी, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तुम्हारा नाम क्या है? हुआन फैंग ने मेंग याओ को पलटते हुए देखा और पूछा, और ये कहाँ है? मेंग याओ ने हुआन फैंग की बातें सुनी। वह थोड़ी शर्मीली थी और हुआन फैंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन उसने अपना सिर उठाया और हुआन फैंग को संदेह से देखा। तुम मुझे नहीं जानते कि यह जगह कहाँ है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेंग याओ आत्ममुग्ध थी। वास्तव में यह नश्वर दुनिया में अन्य संप्रदायों के युवा शिष्यों की वजह से था। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे नहीं जानते। मेंग याओ की मुलाकात यही हुआन फैंग से हुई। हुआन फैंग को देखते हुए, चूंकि वह शैतानों का शिष्य नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसे नश्वर दुनिया में किसी अन्य संप्रदाय का शिष्य माना। अगर ऐसा था तो हुआन फैंग उसे अवश्य जानता होगा। हालांकि हुआन फैंग के सवाल को सुनने के बाद ऐसा लगा कि उसे पता ही नहीं था कि वह कौन है। असल में उसे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। मेंग याओ की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। भले ही हुआन फैंग वास्तव में उसे नहीं जानता था, फिर उसे पता होना चाहिए कि यह जगह कहाँ है। ये प्रसिद्ध 100,000 पर्वत था। उनके जैसे साधकों का तो कहना ही क्या, वे तो बस साधारण लोग थे। वे सभी इसके बारे में जानते थे, लेकिन हुआन फैंग इस पर्वत का नाम जाने बिना ऐसा करने में सक्षम था। बस घुस आया, वह इतनी दूर भी चला गया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मेंग याओ ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो मेंग याओ ने महसूस किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि हुआन फैंग ने ये दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया कि वह दूसरों से अलग है और उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसे रोका नहीं जा सकता था। आमतौर पर मेंग याओ का पीछा दूसरे संप्रदायों के कई युवा शिष्यों द्वारा किया जाता था। इनमें से कुछ खोज सीधे व्यक्त की जाती थी, जबकि अन्य छिपी हुई होती थी। इसके अलावा ये लोग उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने तरीके भी अपनाते थे। यही कारण था कि मेंग याओ ने हुआन फैंग को इस तरह से देखा। जब हुआन फैंग ने मेंग याओ की बातें सुनी तो उसने भी उसकी तरफ देखा। इस समय उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने बचाया था वह वास्तव में एक खूबसूरत महिला थी। हालांकि उसका चेहरा घायल था। कितनी खूबसूरत महिला थी, इससे वह और भी बीमार और खूबसूरत लगने लगी, जिससे लोग उसकी रक्षा करना चाहते थे। ऐसी लड़की, भले ही हुआन फैंग ने पृथ्वी पर बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं को देखा था और यहाँ तक कि उसके आसपास भी बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं थी, फिर भी वह आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। हालांकि यह लड़की सुंदर थी, लेकिन वह वास्तव में उसे नहीं जानता था। उसने जो कहा उससे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत प्रसिद्ध है। बहुत से लोग होंगे जो उसे जानते होंगे। बस इतना है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस एक पर्यटक हूँ जो अभी अभी किसी दूसरी जगह से आया है। हुआन फैंग को अपनी ओर घूरते देख मेंग याओ ने अपने दिल में सोचा, जैसा कि उम्मीद थी। जब हुआन फैंग ने उसे बचाया था तब जो अनुकूल धारणा उसके मन में बनी थी वह थोड़ी कमजोर हो गई थी। हुआन फैंग को अभी भी नहीं पता था कि उसकी हरकतें दूसरी पार्टी ने देखी है। वह उन पुरुषों से अलग नहीं था जो उसका पीछा कर रहे थे। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से चिल्लाता कि उसके साथ अन्याय हुआ है, भले ही मेंग याओ ने उसे आश्चर्य का संकेत दिया हो। हालांकि उसे बहुत बुरा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसके साथ कई महिलाएं थीं और वे सभी बहुत खूबसूरत थीं। स्वाभाविक रूप से वह अन्य पुरुषों की तरह मेंग याओ द्वारा आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि यह जगह कहाँ है। हुआन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी गलती से इस जगह में घुस गया था। अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हुआन फैंग के पिछले व्यवहार के कारण मेंग याओ को स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि उसने उसे उजागर नहीं किया और कहा, मेरा नाम मेंग याओ है। ये 100,000 पहाड़ियाँ हैं, एक बहुत ही खतरनाक जगह। मैं भी अब बाहर जाना चाहती हूँ। हालांकि यह अफसोस की बात है कि मैं भी खो गई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। 100,000 पहाड़, हुआन फैंग ने खुद से कहा। हालांकि इस जगह का नाम जानने मात्र से शुरू में वह मेंग याओ से टकरा गया था। उसने सोचा कि वह उसे रास्ता दिखाने या उसे बाहर लाने में मदद कर सकती है। अंत में वह भी एक खोई हुई इंसान थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वह बाहर जाना चाहता था तो वह केवल धीरे धीरे खोज जारी रख सकता था। इस समय मेंग याओ ने पहले ही अपने घावों का इलाज कर लिया था। बेशक ये केवल बाहरी चोटों का इलाज था। अगर यह आंतरिक चोटें थी तो उसे धीरे धीरे ठीक होने की आवश्यकता होगी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम समय में ठीक किया जा सके। हालांकि वह इस समय 100,000 पहाड़ों पर थी। हर जगह खतरा था। उसके लिए शांति से आराम करना असंभव था। इससे उसकी चोटें और भी ज्यादा बढ़ जाती। ये सोचते हुए मेंग याओ ने हुआन फैंग की ओर फिर से देखा। हालांकि उसे लगा कि हुआन फैंग ने जानबूझकर कहा कि वह उसे नहीं जानता। इससे मेंग याओ को लगा कि हुआन फैंग कुछ हद तक बचकाना है। हालांकि हुआन फैंग की ताकत शब्दों से परे थी। हालांकि मेंग याओ हुआन फैंग के शरीर में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने अभी अभी देखा था कि कैसे हुआन फैंग ने अपनी आंखों से शातिर जानवर को मार डाला, भले ही यह छिपकर किया गया हमला था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि हुआन फैंग बहुत शक्तिशाली था।
इतना शक्तिशाली कि मेंग याओ भी इसका पता नहीं लगा सकी। वैसे ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हुआन फैंग ने मेंग याओ से पूछा। हालांकि हुआन फैंग को लग रहा था कि मेंग याओ शक्तिशाली है, इसके अलावा ये कमजोर नहीं लग रहा था, लेकिन ये कोई बुरी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ ये पर्याप्त नहीं था। भले ही वह था जब वह आकाश में शातिर जानवर का सामना कर रहा था। जमीन पर शातिर जानवरों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी। मेंग याओ नामक लड़की ने अकेले ही इस जगह पर घुसने की हिम्मत की। इससे हुआन फैंग को उसकी कुछ हद तक प्रशंसा हुई, लेकिन साथ ही वह थोड़ा हैरान भी हुआ। दिखावा फिर दिखावा। मेंग याओ ने अपने दिल में अपना मुंह हिलाया, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं संप्रदाय के बुजुर्गों और वरिष्ठ बहनों के साथ आई थी, लेकिन अब मैं उनसे अलग हो गई हूँ। तो ऐसा ही है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि मेंग याओ अकेली थी। शायद उनका पहले भी एक बहुत शक्तिशाली दुष्ट जानवर से सामना हुआ था, यही वजह थी कि वे राजता में अलग हो गए थे। हालांकि बड़ों और वरिष्ठ बहनों की बातें सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये दुनिया भी साधना की दुनिया थी। मेंग याओ और शातिर जानवर के बीच की लड़ाई के बारे में सोचते हुए हुआन फैंग इस बिंदु के बारे में और भी अधिक निश्चित था। चूंकि आकाश अभी भी काला नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो या अपने स्वयं के संप्रदाय के सदस्यों को खोजना चाहते हो? हुआन फैंग खड़ा हुआ और आकाश में शाखाओं और पत्तियों के बीच की खाई को देखा। सूरज की रोशनी नीचे चमक रही थी और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शायद रास्ते में मैं अपने संप्रदाय के लोगों से मिल सकता हूँ। हालांकि उसे हुआन फैंग का उसे न जानने का नाटक करना पसंद नहीं था, फिर भी मेंग याओ ने फिर भी हुआन फैंग का पीछा करने का फैसला किया। आखिरकार हुआन फैंग में अभी भी ताकत थी और वह घायल थी। ऐसी परिस्थितियों में हुआन फैंग का पीछा करना स्पष्ट रूप से सुरक्षित था। ठीक है चलो, हुआन फैंग ने मना नहीं किया। ऐसे माहौल में ज्यादा लोगों और ज्यादा साथियों का होना बुरा नहीं था। हालांकि तुम घायल हो, क्या तुम टिक सकती हो? हालांकि हुआन फैंग की स्टोरेज रिंग में चोटों के इलाज के लिए कुछ अच्छी दवाइयां थी, लेकिन वह मेंग याओ से बहुत परिचित नहीं था। इसके अलावा मेंग याओ की हालत गंभीर नहीं थी, इसलिए हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से उन दवाओं को निकालने की जल्दी में नहीं था। हाँ, मेंग याओ ने सिर हिलाया और कहा, उसे जो चोटें लगी थी उससे उसकी ताकत पर असर पड़ा, लेकिन इससे उसके कामों पर कोई असर नहीं पड़ा। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और वे दोनों अपने रास्ते पर चले गए, क्योंकि उन दोनों को पता नहीं था कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। इसलिए और पिछली विधि के अनुसार एक दिशा चुनने के बाद वह उस दिशा में चलता रहा और उन दोनों ने सोचा, अगर ऐसा है तो वे निश्चित रूप से यहाँ से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। ये 100,000 पहाड़ वाकई एक खतरनाक जगह थी। वे दोनों आमतौर पर बहुत दूर नहीं जाते थे, उन पर हमला किया जाता था। इनमें से ज्यादातर हमले शातिर जानवरों की तरफ से होते थे। इन शातिर जानवरों की ताकत भी खराब नहीं थी। अगर मेंग याओ यहाँ अकेली होती तो उसे तनाव महसूस हो सकता था। हालांकि हुआन फैंग के आसपास होने से उसकी ताकत मेंग याओ की तुलना में बहुत अधिक थी। आमतौर पर वह समय से पहले ही शातिर जानवर के स्थान का पता लगाने में सक्षम होता था, ताकि वे दोनों शातिर जानवर द्वारा घात लगाए न जा सके। रास्ते में हुआन फैंग ने रास्ते में शातिर जानवर के साथ लड़ाई की। मेंग याओ के दिल में सदमा भी भारी और भारी हो गया, क्योंकि मेंग याओ ने पाया कि हालांकि उसने पहले सोचा था कि हुआन फैंग मजबूत था, फिर भी उसने उसकी ताकत को कम करके आंका था। 1860 संदेह और गलतफहमियों। मेंग याओ पहले से ही गोल्डन कोर स्टेज योद्धा थी। युवा पीढ़ी में ये निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये केवल उसकी सुंदरता के कारण नहीं था कि उन युवा शिष्यों ने उस पर ध्यान दिया। बोलो ईमानदारी से, साधना क्षेत्र में शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। कई खूबसूरत महिला शिष्य थी, लेकिन उनमें से कोई भी मेंग याओ जितनी लोकप्रिय नहीं थी। मेंग याओ को इस बात पर बहुत गर्व नहीं था, लेकिन वह पहले ही मौन सहमति जता चुकी थी कि उसकी ताकत युवा पीढ़ी में है। चूंकि वह नेतृत्व कर रहा था, ग्रैंडन जिंगवेन संप्रदाय नेता का पद उसे सौंपना चाहता था। स्टिल वाटर हाउस में कोई भी इस पर आपत्ति नहीं करेगा। हालांकि जब मेंग याओ ने हुआन फैंग की ताकत देखी तो उसे अपनी पिछली समझ पर संदेह होने लगा। हुआन फैंग बहुत बुरा नहीं था, वह शायद उसके जितना बुरा भी नहीं था। बेशक साधना क्षेत्र में जब तक किसी की ताकत काफी मजबूत थी, जवानी बनाए रखना असंभव नहीं था, इसलिए किसी व्यक्ति की वास्तविक उम्र का अंदाजा सिर्फ उसके रूप रंग को देखकर नहीं लगाया जा सकता था। हालांकि हुआन फैंग के कार्यों और उसके लहजे और रवैये को देखते हुए मेंग याओ को भी लगा कि हुआन फैंग निश्चित रूप से बुरा नहीं था, लेकिन यह इस युवक द्वारा प्रदर्शित की गई ताकत थी। उसने खुद को पूरी तरह से पार कर लिया था। मेंग याओ को तो यह भी महसूस हुआ कि हुआन फैंग की आभा कभी कभी उसके स्वामी के बराबर हो सकती है या उससे भी आगे निकल सकती है। ये कैसे संभव हुआ? मेंग याओ को अपने ही विचारों से झटका लगा। उसके गुरु ने 200 से ज्यादा सालों तक साधना की थी। पूरे साधना क्षेत्र में वह एक प्रसिद्ध अस्तित्व था, लेकिन हुआन फैंग की उम्र कितनी थी? वह उसके मालिक की ताकत कैसे हासिल कर सकता था? मेंग याओ को लगा कि यह बहुत बेतुका है। हालांकि जब उसने हुआन फैंग को उन शक्तिशाली क्रूर जानवरों को आसानी से मारते हुए देखा तो उसे एक बार फिर खुद पर शक हुआ। क्या हुआन फैंग वास्तव में अपने मालिक से कमजोर था? ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसका मालिक भी इन खूंखार जानवरों से इतनी आसानी से नहीं निपट पाएगा। लेकिन इतना शक्तिशाली आदमी अभी भी इतना युवा है। मैंने उसका नाम पहले कभी क्यों नहीं सुना? हुआन फैंग, ये नाम पहले कभी नहीं आया था। मैंने किसी भी बड़े संप्रदाय में ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। जहाँ तक छोटे संप्रदायों की बात है तो उनके लिए ऐसे युवा व्यक्ति का पालन पोषण करना और भी असंभव था। मेंग याओ ने हुआन फैंग को देखा जो दुष्ट जानवर से लड़ रहा था और अपने दिल में सोचा, जब से उसने हुआन फैंग के साथ अपनी यात्रा शुरू की है, मेंग याओ पूरी तरह से शांत हो गई है। वह आखिरकार शांति से आराम कर सकती है और अपनी चोटों से उबर सकती है। एक का सामना करना या दो क्रूर जानवरों के हमले का सामना करना, हुआन फैंग ने इससे निपटना शुरू कर दिया। उसे मेंग याओ की मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक वे उन्मत्त क्रूर जानवर का सामना नहीं करते, जैसे कि जब वे शैतानों से लड़ रहे थे, तब उन दोनों को कोई खतरा नहीं होगा। हुआन फैंग हमेशा पहले से ही क्रूर जानवर के स्थान को जानता था। क्रूर जानवर के लिए उन पर छिपकर हमला करना असंभव था, और अगर वे उसका सामना करते तो वे हुआन फैंग का मुकाबला नहीं कर पाते।
यही कारण था कि मेंग यासर को हुआन फैंग का अवलोकन करने और अपनी कल्पना को उड़ान भरने का समय मिला। हालांकि चाहे उसने अपने दिमाग पर कितना भी जोर लगाया हो, उसे याद नहीं आ रहा था कि किस संप्रदाय ने हुआन फैंग जैसे व्यक्ति को पाला था। एक व्यक्ति जो इतना युवा था और जिसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत थी, उसे पहले अज्ञात नहीं होना चाहिए था। हुआन फैंग के हमले को देखकर ऐसा नहीं लगा कि यह उन बड़े संप्रदायों से संबंधित है। ये सिर्फ एक छोटा सा संप्रदाय था जिसके बारे में मेंग याओ जानती थी। उसने ऐसी तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अलावा जब हुआन फैंग ने लड़ाई की तो ऐसा लगा कि उसने सिर्फ अपनी ताकत और तकनीक पर भरोसा किया था। उसने कभी किसी जादुई खजाने का इस्तेमाल नहीं किया था। यह उनसे साफ तौर पर अलग था। अचानक मेंग याओ को याद आया कि हुआन फैंग ने पहले क्या कहा था। वह उसे नहीं जानता था। उसने सोचा था कि उसने जानबूझकर ऐसा कहा था। वह उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। हालांकि अब जब उसने इसके बारे में सोचा, हुआन फैंग ने पहले जो कहा था वह झूठ नहीं लग रहा था। शायद हुआन फैंग किसी अलौकिक विशेषज्ञ के साथ एक गुफा में साधना कर रहा था। वह कभी भी साधना क्षेत्र के संपर्क में नहीं आया था। अगर ऐसा था तो ये भी समझा जा सकता है कि हुआन फैंग उसे या 100,000 पहाड़ों को क्यों नहीं जानता था। ये भी समझाया जा सकता है कि उसने कभी हुआन फैंग का नाम क्यों नहीं सुना था या उसकी तकनीकों को क्यों नहीं देखा था। मेंग याओ को शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने सोचा कि उसने हुआन फैंग को गलत समझा होगा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सौभाग्य से हुआन फैंग को इसके बारे में पता नहीं था, अन्यथा वह कहता कि वह आत्ममुग्ध है। मेंग याओ ने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन हुआन फैंग के बारे में उसकी धारणा धीरे धीरे बदल गई। मिस मेंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हुआन फैंग की आवाज सुनाई दी। अरे क्या? मेंग याओ इस समय अपने मामले के बारे में सोच रही थी और उसने कभी हुआन फैंग को उससे बात करते नहीं सुना था। उसे याद आया कि वो 100,000 पहाड़ों में थी और उसने विचलित होने की हिम्मत की। मेंग याओ ने चुपके से अपनी जीभ बाहर निकाली। शायद ये हुआन फैंग की शक्तिशाली ताकत के कारण था। इसने उसे सुरक्षा की पर्याप्त भावना दी। यही वजह थी कि उसने इतना विचलित होने की हिम्मत की। ये सब उसकी गलती है, मेंग याओ ने अपने दिल में सोचा। हुआन फैंग को यह नहीं पता था कि मेंग याओ ने पहले ही अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। हुआन फैंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अभी अभी एक दुष्ट जानवर को मारा था। उसे अचानक याद आया कि उसने मेंग याओ का नाम पहले भी सुना था। ये पहला टोकन था जिसे उसने देखा, सिर पेंडेंट। मेंग याओ का नाम उस पर लिखा था और यह भी लिखा था मेंग याओ स्टिल वाटर हाउस की शिष्या थी। वह स्पष्ट रूप से उसके सामने खड़ी मेंग याओ जैसी ही थी। हालांकि हुआन फैंग ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। अब जाकर उसे इस बारे में ख्याल आया। इसलिए हुआन फैंग ने स्टोरेज रिंग से जेड पेंडेंट निकाला और मेंग याओ को सौंप दिया। एक नजर डालो ये चीज, क्या तुम इसे पहचानती हो? मेरा जेड पेंडेंट। मेंग याओ सदमे में चिल्ला उठी। फिर उसने जेड पेंडेंट छीन लिया और उसे अपनी आंखों के सामने रख दिया। उसने पुष्टि की कि यह वही जेड पेंडेंट था जो उसने 1 महीने पहले खो दिया था। यह मेरा जेड पेंडेंट है। तुम्हें ये कहाँ मिला? मेंग याओ ने कहा। यह इसी पहाड़ पर था। मैं भी खो गया था। मैंने गलती से इसे देख लिया। ये सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। हुआन फैंग ने कहा। उसे पहले से ही पता था कि मेंग याओ 1 महीने से ज्यादा समय से यहाँ थी। वह पूरे समय 100,000 माउंटेन में रही थी। वह जेड पेंडेंट, यह उसने ही यहाँ छोड़ा होगा। धन्यवाद, यह मेरा जेड पेंडेंट है। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेंग याओ ने कृतज्ञता पूर्वक कहा। ये ठीक है। हुआन फैंग ने अपना हाथ हिलाया। ग्रेटर दैन। यह जेड पेंडेंट हुआन फैंग के लिए बेकार था। किसी भी मामले में इसका एकमात्र कार्य टेलीपोर्टेशन के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाना था, और अब टेलीपोर्टेशन पूरा हो चुका था। हुआन फैंग के लिए यह जेड पेंडेंट, इसने अपना मूल्य खो दिया था। हुआन फैंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि मेंग याओ के दिल में हुआन फैंग के प्रति आखिरकार यह जेड पेंडेंट, उसके लिए इसका एक असाधारण अर्थ था। जब वह छोटी थी तो उसके पास यही एक चीज थी। उसे अपनेपन का एक अजीब सा एहसास था। हालांकि मेंग याओ अब अपने माता पिता को नहीं ढूंढना चाहती थी। हालांकि यह जेड पेंडेंट जो कई सालों से उसके साथ था, वह इसके बारे में बहुत चिंतित थी। 1 महीने से ज्यादा समय पहले इसे खोने के बाद मेंग याओ कुछ समय के लिए उदास थी। इस विशाल पर्वत का इलाका जटिल था। अगर कोई खतरनाक दुष्ट जानवर न भी हो तो भी उसके लिए अपना जेड पेंडेंट पाना असंभव था। वह पहले से ही इससे निराश थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आज जिस व्यक्ति से उसकी अचानक मुलाकात हुई वह वास्तव में इस जेड पेंडेंट को उठा लेगा। क्या ये सब स्वर्ग की इच्छा थी? मेंग याओ ने हुआन फैंग को देखा और उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। साधकों ने हमेशा स्वर्ग की इच्छा पर विश्वास किया था। हालांकि उनकी साधना स्वर्ग के विरुद्ध थी, लेकिन ये जितना अधिक सच था, जितना अधिक वे इसे महत्व देते थे, उतना ही अधिक वे इसे महत्व देते थे। इसलिए मेंग याओ के दिल में उसने भी अपनी कल्पना को बेलगाम होने दिया। हुआन फैंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे बस यह महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ी यह खूबसूरत महिला साधिका बहुत शर्मीली लग रही थी और हमेशा शर्माती रहती थी। एक आवाज आई है। हुआन फैंग के कान हिले और अचानक मेंग याओ से कहा। मेंग याओ के चेहरे के हाव भाव भी बदल गए। इस समय उसने दूर से आती आवाजें भी सुनी। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई और चीख पुकार हो रही है। उन दोनों ने छिपने के लिए एक जगह ढूंढी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वहाँ कितने लोग हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे शैतानों से हैं या नश्वर दुनिया से, इसलिए वे पहले एक नजर डालना चाहते थे। इस दौरान वे दोनों अपने रास्ते पर थे। हुआन फैंग ने मेंग याओ से इस दुनिया के बारे में कुछ सवाल भी पूछे। मेंग याओ हैरान थी कि हुआन फैंग ये सवाल क्यों पूछ रहा है। हालांकि उसने हुआन फैंग को वह सब कुछ भी बता दिया जो वह जानती थी। बेशक इसमें उनके यहाँ आने का उद्देश्य भी शामिल था, साथ ही मनुष्यों और शैतानों के बीच महायुद्ध भी। इसलिए हुआन फैंग अब जानता था कि 100,000 पर्वत नामक ये स्थान केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं था, वहाँ शैतान लोग भी थे। हालांकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि हुआन फैंग को नश्वर दुनिया के लोगों को और अधिक देखना था। वह और मेंग याओ दोनों ही अपनी दिशा खो चुके थे, भले ही वे एक ही दिशा में जा रहे थे। आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि ये दिशा अंत में कहाँ ले जाएगी, इसलिए वे दोनों एक ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहते थे जो दिशा जानता हो। हालांकि हुआन फैंग को नश्वर दुनिया के लोगों को और अधिक देखना था। वह और मेंग याओ दोनों ही अपनी दिशा खो चुके थे, भले ही वे एक ही दिशा में जा रहे थे।
आखिरकार उन्हें नहीं पता था कि ये दिशा अंत में कहाँ ले जाएगी, इसलिए वे दोनों एक ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहते थे जो दिशा जानता हो। जैसे ही वे दोनों छिप गए, उन्होंने देखा कि उनके सामने 10 से अधिक आकृतियां प्रकट हो रही हैं। हुआन फैंग को आश्चर्य हुआ कि इन लोगों की शक्लें अलग अलग थीं। अरे, मॉडल वर्ल्ड के शिष्य और डेविल्स के लोग एक साथ क्यों हैं? ऐसा लगता है कि वे लड़ नहीं रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे किसी चीज से भाग रहे हैं। मेंग याओ ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और कहा, जो उन्हें यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर रहा था वह अवश्य ही वो क्रूर जानवर होगा। क्या ये शैतान के लोग हैं? हुआन फैंग ने उन लोगों की ओर देखा जो उससे अलग दिख रहे थे और बुदबुदाया, शैतान के ये लोग कुछ हद तक पृथ्वी पर विज्ञान कथा फिल्मों में दिखने वाले एलियंस जैसे थे। इस समय नश्वर दुनिया के शिष्य और शैतानों के लोग उनके पीछे भी दहाड़ रहे थे। ये स्पष्ट था कि उनके पीछे एक दुष्ट जानवर पीछा कर रहा था। उनके घबराए हुए भावों को देखते हुए ये देखा जा सकता था कि उनके पीछे दुष्ट जानवर की ताकत बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मेंग याओ ने अवचेतन रूप से हुआन फैंग से पूछा। जाहिर है हुआन फैंग के प्रदर्शन ने मेंग याओ को जीत लिया था। वह हुआन फैंग को अपने दिल की रीढ़ मानती थी।